अजय Am I audible? Yes. लास्ट क्लास में हमारा मशीन लर्निंग में सपोर्ट वेक्टर रह गया था, ठीक है। तो इसे समझने का कोशिश करते हैं। सो दिस इज आल्सो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। वेट, आई हैव टू जस्ट सी फर्स्ट। ओके ओके, ठीक है। बिफोर टू स्टार्ट, वेट। सो लेट्स सपोज, पहले समझते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है और क्या इसका नीड है सपोर्ट वेक्टर का, ठीक है। सो आई कैन, मेरे पास एक डेटा है and in this data I have two categories. First one COVID positive and second is COVID negative. So let's suppose मेरे पास एक क्लासिफिकेशन डेटा सेट है, ठीक है। क्लासिफिकेशन समझ सकते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो मेरे पास टू कैटेगरीज हैं, कोविड पॉजिटिव एंड कोविड नेगेटिव। तो मैं इनको प्लॉट करता हूँ। Let's suppose there are some patients who are belonging from this class and there's some patients belonging from this class, ठीक है। मेरे पास एक डेटा था, कुछ पेशेंट्स इस क्लास में थे, कुछ पेशेंट इस क्लास में थे। आई कैन सिंपली सेपरेबल, आई कैन सिंपली जस्ट सेपरेट बाय द हेल्प ऑफ सिंपल ड्राइंग अ लाइन, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, लीनियरली सेपरेबल कर सकता हूँ। ओके, दिस पार्ट इज belonging from positive or I can say negative and this is positive. So by the help of the simple one line, I can just simply draw it or simply separate it two labels which is present in my data set. जिसे हमने पढ़ा था किसमें, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में पढ़ा था। There is a threshold value 0.5. So by the help of the sigmoid means that if my data is kind of linearly separable, so by the help of the sigmoid function, I can simply just separate whole the data into two classes. And let's suppose if I just index any new data point, basis on that my model will predict this category belonging to which label. तो ये मेरे पास क्या था, 0.5 लेवल है ना। देयर इज अ देयर इज अ थ्रेशोल्ड वैल्यू व्हिच इज 0.5। जो 0.5 से नीचे आ रहे हैं, ओके, मैंने उन्हें नेगेटिव का, और जो 0.5 से ऊपर आ रहे हैं उन्हें पॉजिटिव का। तो ठीक है, बट वहां पे कुछ एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था, लेट सपोज किसी का वैल्यू अगर 0.48 आ रहा है या किसी का वैल्यू 0.52 आ रहा है,
which is very close to the threshold value, but according to my set threshold value मैं क्या करूंगा, उसे वन कैटेगरी में या वन साइड को असाइन कर दूंगा। लेकिन जब मेरे पास इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो देयर इज अ वन एल्गोरिथम व्हिच इज सपोर्ट वेक्टर मेथड। तो हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सपोर्ट वेक्टर मेथड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। फर्स्ट इज दैट हाइपर प्लेन। इसे समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाइपर प्लेन। सेकेंड वन इज द कर्नल, दैट्स इम्पॉर्टेंट इन द सपोर्ट वेक्टर। क्या ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट द मीनिंग ऑफ द कर्नल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाइपर प्लेन, एंड बेसिस ऑन दैट वी विल जस्ट क्लासिफाई। स्टार्ट करने से पहले देयर इज अ डिमेंशन आल्सो। जो आपको ध्यान होगा, मैंने जब पंडाल शुरू करा था वहां पे आपको डिमेंशन बताया था। लेट्स सपोज यू हैव अ डेटा सेट, आपके पास क्या डेटा सेट है, मे बी इसके अंदर 10 फीचर्स हैं, तो इसका डिमेंशन क्या होगा? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द डिमेंशन ऑफ दिस डेटा सेट? 10. व्हाई? Because you said one feature is having one dimension. हर एक फीचर का एक डायमेंशन होता है, और आपने बताया था कि क्या कहते हैं, हम हमेशा अपने मॉडल उस समय, हाँ, मतलब आपने उस समय यही बताया था कि हर एक फीचर की अपने एक डायमेंशन होती है। ओके, तो बेसिकली क्या है, मेरे पास एक डिमेंशन, यानी अगर मैं सिर्फ एक फीचर का बात कर रहा हूं जैसे ये, तो देयर इज अ वन डिमेंशन डेटा। Okay, there's a one dimension data. So just simply by the help of point value, there's a 0.5. I can simply just classify it. ठीक है, let's suppose मेरे पास अगर क्या है डेटा, टू डिमेंशन का है। So two dimension data x and y. I can simply just segregate my data basis on the two dimension. मैंने कुछ शायद जब हमने EDA किया था या फीचर इंजीनियरिंग किया था, वहां पे कुछ टर्म्स आपको बताए होंगे। There's a first term is linearly separable, and there is another term which is non-linear separable. Anyone can tell me what is the meaning of linearly separable and non-linear separable? क्या मतलब होता है इनका? Yes. सर वही शायद आई गेस एक लाइन से जो डेटा सेपरेट हो जाए। ओके, एक लाइन से जो डेटा सेपरेट हो जाए। ओके, थोड़ा सा उसे टेक्निकल करो। सर लाइक मेरे पास अगर मींस दो कैटेगरी की डेटा है और हम एक सिंगल लाइन से उन्हें दो डिफरेंट जोन में सेपरेट कर पा रहे हैं तो वो लिनियरली सेपरेबल होंगे। Definitely. Let's suppose in my data set, and my data set is of classification type, means there is two label in my dependent variable. So let's suppose if I'm just making a plot, and by the help of plot, I can simply assume that that labels can be classified or can be separable by the help of simply drawing a line. That's a linearly separable. But let's suppose if अगर मेरे data कैसा है, जो let's suppose कुछ इस तरह के points हैं, there's a cross cross cross, and there are some points which is point dotted this kind of मेरे पास डेटा है, तो डेफिनेटली मैं इसे एक लाइन से सेपरेट नहीं कर सकता। कोई भी लाइन हो मेरे पास, मैं इसे सेपरेट नहीं कर सकता। तो वो समझेंगे क्या, अगर मेरे पास डेटा क्या है, नॉन लीनियर है, तो भी मैं एसवीएम का यूज कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर मेरे पास डेटा है लीनियरली सेपरेबल, which algorithm will I use? If I, yeah, We can use logistic regression, linear regression. logistic regression and linear regression. Good. Yes, anyone else? If I have linearly separable data, then which algorithm or what are the algorithm may I use? सर वी कैन आल्सो यूज रैंडम फॉरेस्ट एंड डिसीजन ट्री। Okay, random forest, decision tree, and and और क्या? Or let's suppose if I am having data non-linear, then
in that particular case? Sir, then we can use a boosting technique and ensemble technique. Okay. K means clustering and non-linear. K means clustering. Okay. And anyone else? और कोई कुछ और suggestions? If you have linear separable data, then let's suppose if your interviewer asks, if you have linear separable data, then what are the algorithms you can use on your data? Then what's your call? So your call is logistic, linear, random forest, decision tree we can use on the linear separable data. But if you have the non-linear, then boosting, ensemble, K means clustering. Is it so? क्या मैंने ऐसा कुछ बताया? यस और नो? जल्दी जल्दी फास्ट मुझे आंसर दो. अभी ये मशीन लर्निंग खत्म होने वाला है. आंसर मुझे फास्ट दो. नहीं मीन्स सर आपने मतलब बोला था कि सर लीनियरली सेपरेबल हो तो लॉजिस्टिक एंड लीनियर रिग्रेशन अच्छे से काम करते हैं तो अच्छा, लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम में क्या करते हैं हम? किस टाइप का लीनियर रिग्रेशन जो है वो किस टाइप का एल्गोरिथम है कि ये सेपरेबल कर पाता है मेरे डेटा को? लीनियर सेपरेबल. Linear regression is a linear separable, or if I having data linear separable, then may I use linear regression? क्या मैं यूज कर सकता हूँ लीनियर रिग्रेशन को अगर मेरे पास डेटा लीनियर सेपरेबल है? लीनियर सेपरेबल का मतलब क्या है? अभी तक आप यही नहीं समझ पाए. फिर इसका मतलब हाँ सर लॉजिस्टिक इंटरव्यू में जाओगे ना, मैं रियली बता रहा हूँ, जो नहीं पढ़ रहे हो ना यही होगा. और सिर्फ क्या करोगे, फिर छोटी छोटी ये सटल नॉनसेंस की वजह से ना वो इंटरव्यू क्या होगा, आपके पास बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज जाएंगी. रियल इफेक्ट है, मैं बता सकता हूँ आपको. मैं 100% आपको श्योर कर सकता हूँ कि छोटी छोटी मिस्टेक्स, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे यही चीजें पूछेंगी, इसी से पता चल जाएगा इंटरव्यूअर को. सिर्फ एक क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि आपने क्या रियली डेटा साइंस पे वर्क किया है या नहीं किया है. उसे कहीं और जाने का जरूरत भी नहीं है, वो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेगा और उससे पता चल जाएगा कि कितना नॉलेज है कितना नहीं है, और इंटरव्यू खत्म. बाद में आपने इंटरव्यू में कोडिंग कितना अच्छा किया हो, ट्यूनिंग किया हो, मॉडल को डिजाइन किया हो, कुछ भी किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि जब आपको ये डिफरेंस नहीं पता तो फिर कुछ भी नहीं पता. तो बेसिकली क्या है लीनियरली सेपरेबल मीन्स दैट क्या है, यानी मेरा वाई डिपेंडेंट कैसा हो, क्लासिफाइड हो. क्लासिफाइड मीन्स दैट सिंपली उसमें लेबल्स जो हैं वो मैं उन्हें क्लासिफाइड यानी लीनियरली सेपरेबल कर सकूं. यानी मैंने अगर स्कैटर प्लॉट करा, दैट्स अ वाई वेरिएट एनालिसिस. मैंने y एंड x में मीन से दैट मैंने y और x के रेस्पेक्ट में एक एनालिसिस करी और मैंने देखा ओके लेट्स सपोज दिस इज द डेटा एंड दिस इज द डेटा एंड दिस इज the data dot dot dot. I can easily linear, I can just separate my data by the help of simply line, or I can simply just by the help of sigmoid function. It means एक सिंपल लाइन के थ्रू मैं उन डेटा को सेपरेट कर सकता हूँ. दैट्स अ लीनियरली सेपरेबल. और लीनियरली सेपरेबल मींस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन डेटा. जब मेरे पास क्लासिफिकेशन डेटा सेट है तब अब इसमें देखो कौन कौन सा एल्गोरिथम था. लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपने पढ़ा था. कि मैं लीनियरली सेपरेबल डेटा को डिसीजन ट्री से सेपरेबल कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकते हो. रैंडम फॉरेस्ट से कर सकता हूँ? कर सकते हो. बूस्टिंग से कर सकता हूँ? कर सकते हो. क्योंकि ये एल्गोरिथम तो ऐसी हैं जब आप नॉन लीनियर डेटा है तो भी कर सकते हो. इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल. क्या अगर आपके पास लीनियरली सेपरेबल डेटा है, यानी पहले मैंने बताया था प्रॉब्लम क्या होता था, जब लीनियरली सेपरेबल डेटा है तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही आपके पास होता था. बट जब डेटा कैसा आने लगा, नॉन लीनियर टाइप आने लगा, यानी जिसे आप बाय द हेल्प ऑफ सिंपल लाइन यू कैन नॉट सेपरेटेड योर डेटा सेट, then there is a need to go for the advancement, that's a decision tree, random forest, boosting techniques again. तो सपोर्ट वेक्टर भी काइंड ऑफ इस टाइप की एल्गोरिथम, यानी आप सपोर्ट वेक्टर को नॉन लीनियर और लीनियर दोनों काइंड ऑफ एल्गोरिथम है, यू कैन यूज इट आल्सो एट द सेम टाइम. तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके पास अगर लीनियर सेपरेबल है तो आप पहले प्रॉब्लम होता था अब प्रॉब्लम नहीं होता है. तो वो डिपेंड करता है कि वो आप कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हो, विच एल्गोरिथम
will give you best accuracy? It depends again different algorithm, क्योंकि सबके पीछे मैथमेटिक्स अलग है. लॉजिस्टिक में हमने देखा था देयर इज अनदर मैथमेटिक्स, रिसेंट टी में डिफरेंट है, रैंडम फॉरेस्ट में डिफरेंट है, बूस्टिंग में डिफरेंट है, एंड देन सपोर्ट वेक्टर में भी डिफरेंट है, जो अभी हम देखने जा रहे हैं. ठीक है, तो हमने देखा ओके लीनियरली एंड द नॉन लीनियर. सपोर्ट वेक्टर का एडवांटेज क्या है कि आप इसे लीनियरली और नॉन लीनियर, ये एक ही सिर्फ एक पैरामीटर से आप कॉल करोगे, यानी हमें ये ऐसा नहीं करना पड़ेगा लॉजिस्टिक से हमें डिसेंट ट्री पे स्विच करना पड़े, ऐसा नहीं है. ठीक है, जैसे डिसेंट ट्री आप यूज कर रहे हो डेफिनेटली यूज कर सकते हो. ठीक है, जरूरी नहीं है अगर लीनियरली डेटा है तो, क्योंकि डिसेंट ट्री अगर लीनियर डेटा पे करो तो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ द ओवर फिटिंग एट द सेम टाइम. डेटा सिंपल था लेकिन आपने कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम किया तो हो सकता है ओवर फिटिंग हो जाए. अब आपको पता है प्रूनिंग कर सकते हो, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हो, मिनिमम सैंपल लीफ, मिनिमम सैंपल स्प्लिट, ये सब कर सकते हो, है ना, ये आपको पता है. ये अब चीजें मतलब एडवांस हैं, ये आप बता सकते हो. ये चीजें रैंडम फॉरेस्ट यूज कर सकते हो, बूस्टिंग यूज कर सकते हो, डेफिनेटली मैं ये नहीं करा. इसी तरह सपोर्ट वेक्टर में भी आप सिर्फ एक पैरामीटर से उसको चेंज करके लीनियरली भी शिफ्ट कर सकते हो और नॉन लीनियर, जो अभी हम देखेंगे, यानी पहले कैसे यूज होता था सपोर्ट वेक्टर और अब कैसे यूज होता है. गॉट इट? समझ में है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन लीनियर एंड लीनियरली सेपरेबल एवरीवन? यस सर. ठीक है, अब नाउ जैसे राहुल ने कहा था देयर इज अ के मींस क्लस्टरिंग. K means clustering is just an unsupervised machine learning algorithm. Definitely unsupervised means क्या है? What is the meaning of unsupervised? where y dependent is not known. Okay. और डिपेंडेंट वेरिएबल ना पता हो. ठीक है, इसे थोड़ा टेक्निकली बोलो, मतलब why dependent is not known, how can you decide why dependent is given or not? Like in every algorithm we have dependent variable or y, like in logistic regression we have y in classification, like in classified form, and like in linear we have y dependent in the मुझे कुछ समझ में नहीं आ continuous. रहा मीनाक्षी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आंसर आपका. आई एम सिंपली आस्किंग देयर इज अनसुपरवाइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसुपरवाइज और कैसे उसे टेक्निकली क्लासिफाइड करोगे, बस मैं ये पूछ. सर आई थिंक अनसुपरवाइज्ड डेटा. वेट मीनाक्षी को आंसर दे दो. सोने वेट. यस मीनाक्षी. So in cluster algorithm we make the groups. I'm not talking about the clusters. मैंने पढ़ाया भी नहीं है, अगर आपने पहले पढ़ा इट्स रियली गुड, मुझे वो नॉलेज नहीं चाहिए. I'm simply asking what is the meaning of the unsupervised. Interviewer asking simple question. There's a generally three type of algorithm होती है, semi supervised, unsupervised and the supervised. But in real time industry there's a two type of algorithms, is the unsupervised and supervised algorithm. वो उसे भूल जाओ, सेमी सुपरवाइज उसे नहीं करते आजकल. ठीक है, क्योंकि देयर इज अ डीप लर्निंग, वहां पे चले जाते हैं. तो अनसुपरवाइज एंड द सुपरवाइज, मुझे बस अनसुपरवाइज बता दो या फिर सुपरवाइज बाद में बता देना. पहले अनसुपरवाइज बता दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसुपरवाइज. I know only about that y dependent is not known and data are not labeled. ठीक, yes, that's a part. Second definition is technical definition. Means that जब आपका क्या हो, डेटा लेबल्ड ना हो. बिकॉज आप ये कह रहे हो वाई डिपेंडेंट इज नॉट नोन. अब इसका सोचो कोई टेक्निकल आंसर है कि वाई डिपेंडेंट इज नॉट नोन? कोई है टेक्निकल आंसर? डेटा सेट है आपके पास, आप कह रहे हो कि वाई डिपेंडेंट इज नॉट नोन. इंटरव्यूअर को नहीं पता कि वाई डिपेंडेंट क्या होता है. मीन्स डेटा नॉट लेबल्ड. आप किसके अकॉर्डिंग लेबल्ड करते हो, या ये कोविड है या कोविड नहीं है, ये डायबिटिक है ये डायबिटिक नहीं है, ये ओबीस है ये ओबीस नहीं है, ऐसी तो लेबल्ड करते हो ना. मीन्स द डेटा नॉट लेबल्ड, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो हमेशा टेक्निकल डेफिनेशन देने का, और मे बी आई डोंट नो, मैंने ये चीजें आपको बताया हुआ है. when you just present yourself during the interview, if you are just making your statement just sarcastically, definitely chances of getting calls आपका reduce होता जाएगा. क्योंकि you are a data scientist, they are just hiring you maybe as a position of manager, they are just hiring you as a position of the data scientist. तो वो expect करते हैं कि at the same time you
हैव अ एबिलिटी ऑफ स्टोरी टेलर, क्योंकि आपको ये करना पड़ेगा, यू हैव टू डेवलप दैट एबिलिटी, यू हैव टू डेवलप दैट स्किल विद द डेटा साइंस। अगर आप जॉब्स में जा रहे हो, इंटरव्यू को एक नॉर्मल स्टेटमेंट पास कर रहे हो, इंटरव्यू को फर्स्ट स्टेटमेंट में पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या आपने प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया है नहीं किया, तो ये एबिलिटी डेवलप करो। नीट अब वो कैजुअल स्टेटमेंट देना छोड़ दो क्लास में, ठीक है? क्या एक कैजुअल स्टेटमेंट दे दिया, क्या डेटा इज नॉट नोन, मैं लीनियरली सेपरेबल पूछ रहा हूँ तो कुछ लोग मुझे कुछ और बता रहे हैं, कुछ और बता रहे हैं, वो कैजुअल स्टेटमेंट देना छोड़ दो, ठीक है? अब कोशिश करो क्या एज एन इंटरव्यू ही आप जा रहे हो, क्योंकि मे बी आफ्टर दिस मशीन लर्निंग एंड जब हमारा क्लास फिनिश होगा मैं आपको, क्योंकि मशीन लर्निंग जैसे ही कंप्लीट होता है ना हमारा, तो देन यू कैन गो फॉर अ जॉब इन द मार्केट, यू कैन जस्ट गो फॉर अ जॉब। मैं आपको कुछ इंटरव्यूज क्वेश्चन दे दूंगा, मे बी आई थिंक 500 क्वेश्चन है उसके अंदर, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा कैनवास पे, देन यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ आल्सो फॉर द इंटरव्यू पर्टेनिंग टू दीज क्वेश्चंस। तो यहीं से सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो इसलिए ऐसा मत करो कुछ भी क्या कैजुअल स्टेटमेंट देके आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को मिस करो। बहुत मुश्किल से अपॉर्चुनिटीज आती हैं अगर आपके पास कॉल आती है, और उसको अगर आप मिस कर रहे हो छोटी छोटी मिस्टेक से, तो वो फिर बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। गॉट इट? समझ में आ रहा है मीनाक्षी? श्योर। ठीक है, तो हमें समझ में आया। ओके, कहाँ थे? अनसुपरवाइज एंड द सुपर। अच्छा, सुपरवाइज क्या होता है? सुपरवाइज क्या होता है? Sir, when the data is labeled. Data is labeled. If I'm talking about the regression supervised machine learning, then how can you just define these things? ठीक है, data are labeled, but let's suppose if I'm talking about regression, regression है तो उसमें तो there's a continuous data, then how can you just define your supervised machine learning algorithm? Sir, random forest regressor. मैं सिंपल ये पूछूं सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है? ये बताओ मुझे सिंपल। ठीक है, आपने कहा डेटा लेबल, वो तो क्लासिफिकेशन के केस में ठीक है हो गया, बट लेट्स सपोज इफ योर डेटा सेट इज इन फॉर्म ऑफ द रिग्रेशन, देन हाउ कैन यू डिफाइन? Sir, we have the continuous means numerical values continuous vary. ओके, ठीक है, थोड़ा सा और टेक्निकल चाहिए मुझे, टेक्निकल आंसर चाहिए, कोई बताओ मुझे। Means sir, what the We data. can check the linear relation between the dependent or non dependent variable. ठीक है, इससे थोड़ा सा टेक्निकल कैसे कर सकते हो? जैसे आपके पास क्या एक सिंगल आउटपुट है, ठीक है, इट्स अ सिंगल आउटपुट वैल्यू, यू हैव टू जस्ट प्रेडिक्ट सिंपली। यानी आपके पास अगर कोई डेटा ऐसा है जो लेबल्ड था, ठीक है, 01, दैट्स अ सुपरवाइज मशीन लर्निंग। ये हमेशा आप देखोगे कि यानी कहीं भी जब मैंने भी आपको बताया होगा, ठीक है, तो आप यही डेफिनेशन फाइंड आउट करते हो। बट देयर इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, स्पेशली इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, पूछ सकता है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी आल्सो, क्या ठीक है डेटा आर लेबल, ओके, यू कैन से द सुपरवाइज, बट लेट्स सपोज इफ आई एम हैविंग द डेटा व्हिच आर in the form of the continuous data, then how can you just say that that particular machine learning algorithm is a supervised machine learning? तो आपको उसे बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा? क्या मेरे पास एक सिंगल आउटपुट होगा, ठीक है, एक सिंगल आउटपुट वैल्यू होगी सिंपल, जिसे आप क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो बेसिकली क्या मशीन लर्निंग को ट्रेन करने के लिए। मीन्स दैट इट्स सिंपल काइंड ऑफ यू हैव टू गो फॉर द 10 टेस्ट स्प्लिट। मीन्स अब हम क्या कर सकते हैं कि मेरे पास एक डेटा है विच इज ऑफ द डेटा इज ऑफ द फॉर्म ऑफ द कॉन्टिन्यूस डेटा, देयर इज अ सिंगल आउटपुट वैल्यू is used to produce that train test split. Means I can train my model based on my data set, and thereafter I can just predict my model based on that testing. So if I can do these two operations during the supervised, then sorry, if I do these two operation in my machine learning model, I can say is the supervised, because मैं supervise कर सकता हूँ। supervise का मतलब भी यही होता है कि आपने पहले मैंने आपको ट्रेन किया, ठीक है, एंड देन मैं फिर आपका एक टेस्ट ले रहा हूँ, उसके बेसिस पे सुपरवाइज कर रहा हूँ,
ठीक है, क्या अगर आपको ट्रेनिंग बहुत अच्छा है लेकिन टेस्टिंग अगर आपने अच्छा नहीं किया, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आपके 20 में से 9, तो आई कैन सुपरवाइज ओके योर एक्यूरेसी इज नॉट गुड, so that's a supervise. So you have to give the definition like very professionally, ठीक है, as a data scientist you have to give. तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम. तो यहाँ पे कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि अब खत्म होने वाला है कोर्स हमारा. तो हमने क्या किया, लेबल्ड, सॉरी, मैं कहाँ था, जैसे सपोर्ट वेक्टर ना, तो ठीक है, मेरे पास सपोर्ट वेक्टर था. अब मेरे पास डेटा था दिस वन, दिस अ वाई एंड द एक्स, ठीक है. तो आई कैन जस्ट सिंपली सेपरेट माय डेटा बाय द हेल्प ऑफ द लाइन, सिंपली मेड 2 dimension. Let's suppose if I am having the data of 3 dimension, then how may I just separate my data by the help of the plane? Because जैसे जैसे अगर मेरे डेटा में डिमेंशन इंक्रीज होती जाएंगे, तो आई नीड अ सम काइंड ऑफ सोर्स वेयर आई कैन जस्ट सेपरेट माय डेटा. अगर मेरे पास n डिमेंशन का डेटा है, I call it as hyperplane. ठीक है, ये ध्यान रखना, what is the difference between the plane and the hyperplane. So in the support vector method means that if you are having maybe n dimension of the features, it means you are using the hyperplane to separate your data, to just classify your data into 2 categories. ठीक है, तो अभी हम hyperplane को तो विजुअलाइज नहीं कर सकते, लेकिन हम वन प्लेन को विजुअलाइज कर सकते हैं, क्या कैसे ये वर्क कर रहा होगा. ठीक है, गॉट इट. ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइपर प्लेन, लेट्स सपोज इफ आई एम हैविंग द प्लेन, व्हाट इज द लाइन, व्हाट इज द प्लेन. प्लेन इज 2 dimension काइंड ऑफ इक्वेशन, यानी आपके पास 3 dimension है, तो देयर बाय द हेल्प ऑफ द प्लेन यू कैन जस्ट सेग्रीगेटेड योर डेटा. लेकिन जब n dimensions पे चले जाते हो तो वहां पे हाइपर प्लेन का यूज होता है. ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है, लेकिन यही इंपॉर्टेंट होता है जब आप इंटरव्यू में जाते हो. तो यहाँ पे ही अगर क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं. वेट, आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन. तो इसमें स्क्रीन विजिबल. तो यहाँ पे Yes, देखो, मेरे पास क्या है, एक लेबल डेटा है, ठीक है, दिस इज सिटोसा इन द वर्सिकलर, यानी बेस्ड ऑन सम डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स यू कैन अंडरस्टैंड. Am I audible? yes sir. So based on the petal length and petal width, I can just classify my data whether this particular flower is coming under the category of the setosa and the versicolor. It's simple. So I simply can draw on different lines in the different way. ठीक है, हमें पता है, अब इसमें से हमें देखना पड़ेगा कि which line is the best line. Simple. This is just a simple linearly separable kind of data. Now come to the part which is the support vector method. अब ठीक है, back to my slide. चलो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देता हूँ. तो अभी हमने क्या देखा था, देयर इज अ 0.5, ठीक है, एंड बेसिस ऑन दैट कोविड नेगेटिव एंड कोविड पॉजिटिव. तो हमने देखा कि अगर किसी की 0.49 है, 0.52 है, तो वो बहुत मार्जिन से, यानी बहुत छोटे छोटे, बहुत कम डिफरेंस है, फिर भी वो उसे क्लासिफाइड करे. तो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ द मिस क्लासिफिकेशन, कि अगर 0.51 है, तो अगर मैं टेस्टिंग पे जाता हूँ या डिप्लॉय करता हूँ, तो 0.5 एंड 0.5 थ्रेशोल्ड 0.5 और 0.51 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, या 0.49 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी उसे क्लासिफाइड कर रहे हैं कि कोविड नेगेटिव, ठीक है, या कोविड पॉजिटिव. तो यानी देयर इज अ प्रॉब्लम, यानी अगर हम एक थ्रेशोल्ड वैल्यू पे जाते हैं तो मेरे पास एक प्रॉब्लम है. तो मैंने कहा कि इसे क्या करते हैं, इसका ना एक बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं. दिस इज द बाउंड्री, लेट्स सपोज. तो मैंने कहा क्या ऐसे क्या बाउंड्री क्रिएट करते हैं, क्या 0.45 टू 0.55 अगर जाता है, देन आई कैन जस्ट गो फॉर द क्लासिफिकेशन. तो सपोर्ट वेक्टर भी इसी तरह वर्क करता है. वो क्या करता है, क्या एक बाउंड्री क्रिएट करता है, ठीक है, और बाउंड्री क्रिएट करके फिर क्लासिफिकेशन करना शुरू करता है. तो इसे मैं आपको एक स्लाइड पे दिखाता हूँ, यहाँ पे नहीं, वेट.
तो लेट्स सपोज ये किस तरह से वर्क करता है। मेरे पास कुछ इस तरह के डेटा है, ठीक है। And then I have some data in this form. थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा था, तो मैंने कहा ओके दिस डेटा इज जस्ट काइंड ऑफ लीनियरली सेपरेबल। तो मैंने कहा ठीक है मेरे पास डेटा है, तो मैंने इसे सेपरेट किया एक सिंपली एक लाइन से। हेल्प अस जस्ट ड्राइंग दिस लाइन, आई कैन सेपरेट माय डेटा, ठीक है। मैंने डेटा को सेपरेट किया, बट अगर आप देखोगे जो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, यानी अगर मैं इन पॉइंट्स का बात करता हूँ, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी नियर विद द लाइन, है ना, बहुत नियर है। यानी अगर थोड़ा सा भी लाइन मेरा इधर से उधर होता है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ जस्ट मिस क्लासिफिकेशन। क्या हो जाएगा, मिस क्लासिफिकेशन हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, ठीक है ऐसा करते हैं, क्या अगर मेरे पास डेटा लीनियरली सेपरेबल है एंड इफ आई एम यूजिंग दैट काइंड ऑफ एल्गोरिथम जिसमें मेरा मिस क्लासिफिकेशन कम आए, तो मैंने कहा इसे क्या करें, मार्जिन्स क्रिएट करते हैं। कैन सिंपली जस्ट क्रिएट दैट नॉट मार्जिन नहीं सॉरी, मैंने कहा एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं इस पॉइंट की एंड इस पॉइंट की बाउंड्री क्रिएट करते हैं। अब इसे कुछ इस तरह से समझो, अगर मैं लेमन में आपको समझाता हूँ, लेट्स सपोज देयर इज अ लाइन, ठीक है। ये क्या है, एक लाइन है जो सेपरेट करता है, देयर इज अ कंट्री, नेबर कंट्री, लेट्स सपोज चाइना एंड लेट्स सपोज इंडिया, ठीक है। तो ये लाइन सेपरेट करिए किसे, इंडिया एंड चाइना को सेपरेट कर रही है। अब मैंने कहा ठीक है ये लाइन ने सेपरेट कर दिया, लेकिन ये जो चाइना का टेरिटरी है वो यहाँ से शुरू होता है, इंडिया का टेरिटरी यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा मीन्स दैट क्या कुछ टेरिटरी ऐसा होता है जिस टेरिटरी में आप रेजिडेंशियल नहीं रख सकते, है ना। देयर इज अ मार्जिन मीन्स दैट इस बाउंड्री से इतनी बाउंड्री तक, इस बाउंड्री से इतनी बाउंड्री तक दूर का डिस्टेंस होना चाहिए। यानी अगर ये जो चाइना का टेरिटरी है वो अगर यहाँ आ जाता है और इंडिया का टेरिटरी यहाँ आ जाता है, तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे बिटवीन टू कंट्रीज ना, क्योंकि बहुत पास पास वो क्या हो जाएंगे, नेबरिंग तो है लेकिन बहुत पास पास हो गए, तो हो सकता है इनके बीच में ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो। तो क्या किया जाता है, लेट्स सपोज देयर अ बाउंड्री, जो वॉरफेयर बाउंड्री होता है कि अगर इफ यू जस्ट क्रॉस दिस बाउंड्री देन डेफिनेटली आप दूसरी कंट्री के सोवरेनिटी में आ गए। बट लेट्स सपोज देयर इज अ पार्शियल बाउंड्री हियर आल्सो, क्या अगर आप ये बाउंड्री क्रॉस करते हो, ओके देयर इज नो नीड टू जस्ट फियर बिकॉज यू डिडंट क्रॉस द अपोनेंट और योर नेबर कंट्री बाउंड्री। तो ये जो बाउंड्री है वो क्या डिसाइड कर रही है कि ये दिस इज द सेफेस्ट जोन। ये सेफेस्ट जोन किसके लिए, इंडिया एंड चाइना के लोगों के लिए दिस इज द सेफेस्ट जोन, एंड इन सपोर्ट वेक्टर वी कॉल इट एज मार्जिन। इसे क्या कहते हैं, मार्जिन। और सबसे ज्यादा लेट्स सपोज ये जो मार्जिन्स हैं मींस दैट्स अ डिस्टेंस जो आपकी लीनियरली सेपरेबल लाइन थी, ठीक है, इससे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितनी है टोटल। जैसे लेट्स सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, सो मार्जिन्स इक्वल्स टू ए प्लस बी। यानी ये जो मार्जिन्स हैं वो ही डिसाइड करते हैं कि मेरा मिस क्लासिफिकेशन कितना हो सकता है डेटा में और कितना नहीं होगा डेटा में। यानी ये आपके बेसिकली किसके पर्पस के लिए, जो टेस्टिंग है उसके पर्पस के लिए बहुत अच्छा मॉडल क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इट विल हेल्प टू जस्ट क्रिएट द मार्जिन्स कि कहाँ से मेरे मार्जिन्स है। अब ये जो मार्जिन्स है ना वो किसी के बेसिस पे क्रिएट किए जाएंगे। किसके बेसिस पे क्रिएट किए जाएंगे, क्या एक तो ये पॉइंट है कि इस लाइन से इसका डिस्टेंस कितना है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज माय बाउंड्री एंड लेट्स सपोज यहाँ पे एक चाइना का घर है और यहाँ पे एक इंडिया का घर है, ठीक है। तो मैं मार्जिन्स कहाँ पे क्रिएट करूंगा, यानी जो सबसे पहला घर होगा ना उससे क्लोजर डिस्टेंस को रखते हुए, यानी आई हैव टू क्रिएट माय मार्जिन्स with respect to my first house
which is very closest to this boundary. You can say this boundary also. तो यहां से यानी जो पहला घर इस बाउंड्री से सबसे क्लोजेस्ट होगा, देन आई विल डिसाइड माय बाउंड्री, मींस वो मेरे क्या कर जाएगा, दिस इज माय मार्जिन बाउंड्री. सिमिलरली दिस इज माय मार्जिन यानी मेरी सेकंड. तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी अगर मेरे पास ये घर है, ये घर है, ये घर है, देयर लॉट्स ऑफ हाउसेस, ठीक है, ये है, but this house is very very closest, so from here I have to draw my imaginary line which is just encapsulate my territorial things. Similarly मेरे पास ये house है, ये house है, तो कौन सा ऐसा house है जो इसके सबसे ज्यादा closest आ रहा है. तो यानी closest means that from there I just draw my margins, क्या वहां से ये margins है. आप इस तरह से समझ सकते हो कि let's suppose आपके पास 0.5 थ्रेशोल्ड थी और 0.48 है और 0.52 है, तो आपने मार्जिन्स कहाँ पे ड्रॉ करे, जो इसके सबसे, यानी यहाँ पे मेरा एक डेटा पॉइंट था जो 0.5 से सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट पे था, तो उसी को आपने एक मार्जिन रख ली कि अगर इस मार्जिन के अकॉर्डिंग हम चलें तो हमारी मिस क्लासिफिकेशन कम हो जाएगी. सो यानी यहाँ से आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करी कि किस मेरे पॉइंट की डिस्टेंस इससे क्लोजेस्ट आ रही है, एंड बेसिस ऑन दैट यू हैव टू जस्ट ड्रॉ दैट मार्जिन. अब इसी को हम बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर. ये क्या हो जाते हैं मेरे सपोर्ट वेक्टर, यानी सपोर्ट वेक्टर आर द दोस पॉइंट हु आर क्लोजेस्ट टू कैलकुलेट योर मार्जिन्स. तो वो मेरे क्या है, सपोर्ट वेक्टर हैं, इसी को हम सपोर्ट वेक्टर कहते हैं. एंड मार्जिन क्या है, टोटल डिस्टेंस, जैसे यहाँ से यहाँ तक इट्स अ टोटल डिस्टेंस व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, और यू कैन से द लीनियर सेपरेबल लाइन फ्रॉम बोथ द साइड्स. तो इसी तरह से ये सपोर्ट वेक्टर यानी इसी तरह से ये वर्क करती है मेरी एल्गोरिथम. गॉट इट, समझ में आया एवरीवन? यस सर. नाउ स्लाइड. तो देखो ये मार्जिन्स आ रहे हैं, यानी देयर इज अ लाइन, है ना, ये मेरे पास आ रहे हैं. अब ये क्या कर रहा है, हर एक पॉइंट से इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है. तो मैं पीछे करता हूँ, ठीक है. तो अभी क्या कर रहा है, हर एक पॉइंट से मेरा उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है. दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है. ठीक है, तो ये मेरे पॉइंट्स क्या हो गए, सपोर्ट वेक्टर, यानी ये क्लोजेस्ट हैं, यानी ये डिस्टेंस, लेट सपोज ये भी सेम डिस्टेंस पे है, ये भी सेम डिस्टेंस पे है, ये भी सेम डिस्टेंस पे है, और ये इस एंड के लिए सेम डिस्टेंस पे, दिस इज नोन एज सपोर्ट वेक्टर. ठीक है, इट्स सिंपल. तो मेरे पास 3D यानी 3 डायमेंशन पे दिस एन डायमेंशन, सो यू कैन हेयर जस्ट सिंपली हाइपर प्लेन्स. ठीक है, उसे आप क्या कहते हो, हाइपर प्लेन्स. तो इसी तरह यानी अगर मेरे पास, मैं ऐसे 3D या 4D को मैं विजुलाइज नहीं कर सकता, अभी मैं बताऊंगा आपको, कोशिश करूंगा जुपिटर के थ्रू 3D को. और दिस इज नोन एज माय मार्जिन्स, यानी ये मेरे क्या हो गए, मार्जिन्स हो गए. नाउ क्वेश्चन कम कि जो जनरली इंटरव्यूअर सपोर्ट वेक्टर में पूछते हैं, जहां पे सपोर्ट वेक्टर यूज होता है. ठीक है, वेट वेट, आई एम जस्ट, इज माय स्क्रीन विजिबल, ब्लैक वन? यस सर. ओके, वेट वेट. तो जनरली इंटरव्यूअर आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जब आप अगर वो सपोर्ट वेक्टर में तो होते हैं. तो लेट सपोज मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं क्रॉस, and there are some points here, sorry, कि मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं. नाउ अब मैं सपोर्ट वेक्टर यूज कर रहा हूं, तो आई कैन जस्ट ड्रॉ माय प्लेन इन दिस वे, or there is another way, I can just draw my plot, let's suppose in this way also. यानी मेरे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. There's a first possibility is blue one, yani by the help of this I can say I'm just considering there's a 3 dimension, so I'm just, it's a 2D plane, so by the help of this 2D plane, or simply there's a one line 1D. ठीक है, there's a 1D line with margins. तो मेरे पास एक blue line है with margins,
and there's another way is green line with margins. So अब interview generally asks this question. So let's suppose you are data scientist and you have these kind of two possibility, then which plane you have to consider to make your model. तो कौन सा आपको लगता है या क्या इसके पीछे कॉमन सेंस हो सकता है क्या? You have to go for the blue one plane or the green one plane. किसके पास ज्यादा जाना चाहोगे आप? क्या ग्रीन वन है वो ज्यादा बेस्ट मुझे क्लासिफिकेशन देगा या ब्लू वन देगा? देखिए दोनों सेपरेट कर रहे हैं डेटा को. देयर इज अ रेड क्रॉस, देयर इज अ डॉटेड ग्रीन लाइंस, sorry, green dotted. So by the help of the blue line, just drawing the blue line, you can separate that data. At the same time, you can just separate the data by the help of the green with the margin one. तो क्या उसका कौन सा आप जाना चाहोगे? किस लाइन पे, किस लाइन के मार्जिन के थ्रू जाना चाहोगे? यस सर वो जिसके मार्जिन सर ज्यादा हो, मतलब A+B की वैल्यू ज्यादा हो जिसकी. जिसकी A+B की वैल्यू ज्यादा होगी. क्यों? यस सर. उससे क्या फर्क पड़ेगा? सर लाइक कि हम लोग मीन्स जितना ज्यादा मीन्स वो सेपरेटेड होंगे मीन्स उतना अच्छा क्लासिफिकेशन आ सकता है मीन्स. ओके लेट्स सपोज, ठीक है, ये है तो यानी ये डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा, A+B यानी ज्यादा होगा, तो ये क्या करेगा? ज्यादा अच्छा सेपरेट करेगा एज कंपैरेटिवली टू दिस मार्जिन. अच्छा, अगर ये मार्जिन क्लोज हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, यानी अगर ये मेरा, लेट्स सपोज आई एम जस्ट कंसीडरिंग दिस M1 एंड दिस इज M2, ठीक है, M2 इज ग्रेटर देन M1, तो इससे फर्क क्या पड़ रहा है? M1 अगर छोटा है, ठीक है, मार्जिन मेरे बड़े हैं, तो उससे दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? लेट्स सपोज इफ M2 इज ग्रेटर देन M1, तो क्या डिफरेंस क्रिएट करेंगे? सर वो मिस क्लासिफिकेशन का एरर आएगा. ओके, थोड़ा सा और टेक्निकल करो इसे. कैसे? सर जैसे मीन्स मार्जिन अगर क्लोज होंगे तो मीन्स जो मेरी वैल्यूज होंगी क्लोज होंगी मीन्स थ्रेशोल्ड के, तो थ्रेशोल्ड तो वो मतलब जो क्लासिफाइड नहीं होना चाहिए तब भी क्लासिफाइड हो जाएंगे सर वो. डेफिनेटली मींस दैट्स अ काइंड ऑफ मींस आप क्या कर रहे हो? बहुत छोटी थ्रेशोल्ड पे वर्क कर रहे हो, यानी 0.5 टू 0.52 और 0.48, यानी ये मार्जिन अगर छोटे हैं तो यानी देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ द अगेन मिस क्लासिफिकेशन व्हेन यू जस्ट वर्किंग ऑन द वेरी क्लोज काइंड ऑफ रेंज. बट आपके पास अगर ये 0.4 टू 0.6 है, तो इट मींस नाउ यू आर जस्ट मे बी मेकिंग योर मॉडल वेरी कॉन्फिडेंटली, क्योंकि अब मार्जिन बड़े हैं. तो यानी इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. एट दैट केस मॉडल विल कंसीडर दैट द मार्जिन्स, किसके मार्जिन्स बड़े हैं, एंड बेसिस ऑन दैट यू हैव टू मेक योर मॉडल. ठीक है, उसके बेसिस पे मॉडल क्रिएट होता है. तो यहाँ पे देखो क्या है, देयर इज अ रेगुलराइजेशन आल्सो. वेट, आई हैव टू जस्ट डू द बिट. So here is you can understand that's a gamma also at the same time. कि गामा बेसिकली क्या कर रहे हैं? एक रेगुलराइज करने में भी हेल्प करता है. कि अगर लेट सपोज मेरा डेटा कैसा है, नॉन लीनियरली सेपरेबल है, तो अभी मैं बताऊंगा कि कैसे नॉन लीनियर सेपरेबल को आप डेटा पे वर्क करते हो. जैसा लीनियर सेपरेबल हमें समझ में आ गया, ठीक है. तो गामा इज जस्ट काइंड ऑफ रेगुलराइजिंग, यानी यू आर वर्किंग ऑन द हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, then by the help of just making your gamma different with the different gamma, you can just regularize your model also at the same time. तो ठीक है, that's a regularization is simply kind of, यानी means हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करो, जो हमने ट्रीज में देखा था. क्यों कर रहे हो? बेसिस ऑन दैट, क्या इसमें अगर मैं सिंपली एक लाइन पे वर्क कर रहा हूं, तो आपको पता है जितने भी लीनियरली सेपरेबल मेरे पास एल्गोरिथम्स हैं, तो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ द क्या, अंडर फिटिंग. ठीक है, मींस उनमें बायसनेस ज्यादा होता है. तो डेफिनेटली हम रेगुलराइज कर सकते हैं, यानी आई कैन जस्ट मेक माय मॉडल लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स टू जस्ट रिड्यूस माय बायसनेस. तो अब एसवीएम के अंदर मेरे पास कुछ और मेथड्स हैं, स्पेशली इन केस ऑफ नॉन लीनियर सेपरेबल. तो उससे समझने का कोशिश करते हैं कि नॉन लीनियर सेपरेबल का मतलब क्या है, जब मेरा एल्गोरिथम कैसा है, नॉन लीनियर सेपरेबल है. तो अभी हमने देखा क्या सिंपली मेरा डेटा सेपरेबल था, यानी जब काइंड ऑफ इस टाइप का डेटा था, तो मैंने उसे इजीली सेपरेट कर लिया. बट लेट्स सपोज एट द सेम टाइम अगर मेरा डेटा कैसा है,
तो मैं इसे सेपरेट नहीं कर पाऊंगा, है ना। इसे सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये नॉन लीनियर है। बट देयर इज अ वन टर्मिनोलॉजी व्हिच इज नोन एज कर्नल, यानी एक सपोर्ट वेक्टर में एक आर्गुमेंट होता है, देयर इज अ कर्नल, बाय द हेल्प ऑफ द कर्नल वी कैन डू दिस थिंग बाय ईज। अब कैसे, यानी ये कर्नल बेसिकली देयर इज ऑफ थ्री टाइप, पॉली, आरबीएफ एंड द सिग्मॉइड। द फंक्शन ऑफ दिस कर्नल इज दैट, क्या जो ये डेटा है ना इसे हाई डिमेंशन में ले जाता है वो, यानी हाई डिमेंशन मींस आप ऐसे समझ सकते हो, देयर इज अ डेटा, ये क्या है एक लाइन पे है, ठीक है, कुछ डेटा इस तरह था एंड सॉरी मैं इसे डिफरेंट कलर से कर देता हूँ, ठीक है, कुछ डेटा इस तरह से था मेरे पास एंड देयर सम डेटा हियर आल्सो। तो अब आप क्या इससे सेपरेट नहीं कर पा रहे, तो बाय द हेल्प ऑफ द कर्नल क्या करोगे, ये एक लोअर डिमेंशन डेटा है, आपने कर्नल यूज किया, कर्नल इसे क्या करेगा एक हायर डिमेंशन डेटा पे क्रिएट कर देगा। हायर डिमेंशन डेटा लेट्स सी देखते हैं। तो मैंने कहा ओके it's 1 2 3 4 5 6 and then I'll consider as -2 -3 -4 -5, ठीक है। इट्स सिंपल काइंड ऑफ एक्स एक्सिस है, सिंपल लोअर डायमेंशन डेटा है जो लीनियरली सेपरेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस साइड भी है इस साइड भी है। तो मैं इसे एक हायर डायमेंशन क्रिएट करने का कोशिश करता हूँ, यानी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, हायर डायमेंशन y इक्वल्स टू एक्स इज अ लोअर डायमेंशन एंड एक्स स्क्वायर इज अ हायर डिमेंशन, यानी इसे एक हायर डिमेंशन में क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आई कैन से दैट्स अ लाइन, ठीक है, इसके अबाउट एक ड्रॉ करते हैं। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर काइंड ऑफ इस टाइप का डेटा होगा, है ना। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम प्रोजेक्ट करते हैं, कहाँ प्रोजेक्ट करते हैं, कि मेरे पास ये था, दिस इज माय डेटा, दिस इज द पॉइंट 1, ओके, हियर यू हैव टू पुट दैट 1, तो 1 है, तो मेरे पास लेट्स सपोज y 1 आ गया, ठीक है, ये इसका प्रोजेक्शन हो गया, ये इसका प्रोजेक्शन हो गया, ये इसका प्रोजेक्शन हो गया, इसका प्रोजेक्शन हो गया, इसका प्रोजेक्शन हो गया, ये मेरे डेटा के क्या हो गए, प्रोजेक्शन हो गए इस डेटा के, और इस डेटा के, ठीक है, इस डेटा के प्रोजेक्शन यहाँ पे हो गए, ये हो गए, ये हो गए, एंड एट द सेम टाइम इस डेटा के प्रोजेक्शन यहाँ हो गए, यहाँ हो गए। तो ये क्या है बेसिकली, यानी जब आपने इसे हायर डायमेंशन में डेटा को रखा तो आपको पता चला ओके ये पहले पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब आप इसे इजीली सेपरेट कर सकते हो अपने डेटा को, गॉट इट। तो इस तरह से क्या है बेसिकली कहीं से भी अब आप सेपरेट कर सकते हो, अगर इसके प्रोजेक्शंस यहाँ इस तरह से प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, एंड बेसिस ऑन दैट यू कैन जस्ट इजीली सेपरेट योर डेटा। तो ये हायर डिमेंशन में अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है, डोंट वरी। तो ये हायर डिमेंशन जब आपके पास एक लाइन थी उसको जब आप हायर डिमेंशन में ले गए तो इस तरह से अपने डेटा को क्या कर सकते हो, इजीली सेपरेट कर सकते हो अपने डेटा पॉइंट्स को। तो अब यहाँ पे एक छोटे छोटे पॉइंट्स थे, तो इस तरह से ये क्या है, ये यहाँ पे और ज्यादा प्रोजेक्शन पे चले जाएंगे, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इजीली सेपरेट हो सकते हैं अब। तो दैट्स अ काइंड ऑफ कर्नल, ठीक है, जो अब हम कर्नल पढ़ेंगे। कर्नल बेसिकली हेल्प क्या करता है, व्हेन योर डेटा इज नॉन लीनियर एंड यू आर यूजिंग द सपोर्ट वेक्टर मशीन algorithm, so by the help of the kernel you can make your data set into the higher dimension. higher dimension means that कि आप एक कुछ ऐसे फीचर्स क्रिएट कर रहे हो डेटा में जो एक नई डिमेंशन में आपको डेटा को ले जाएंगे, मींस बाय द हेल्प ऑफ जस्ट क्रिएटिंग न्यू फीचर अब आपका मॉडल ज्यादा अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, समझ रहा है उसको, ठीक है। तो हम एक पॉली कर्नल को समझेंगे, ठीक है, देयर इज अ एल्गोरिथम बिहाइंड इट, फिर उसे हम प्रैक्टिकली समझने का कोशिश करेंगे। तो अभी हमने समझा क्या, बाय द हेल्प ऑफ द कर्नल आई जस्ट सिंपली मेक माय डेटा सेट इनटू द हायर डायमेंशन। तो लेट्स सपोज मेरे पास एक डेटा है y x1 x2, so these two features are just influencing my y, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ जस्ट सिंपली कंसीडरिंग x1 x2, और वो मेरे y को डिफाइन करेगा। तो जब हम पॉली कर्नल यूज करते हैं, ठीक है, तो देयर इज अ फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, x ऑफ ट्रांसपोज, x ऑफ ट्रांसपोज मीन्स जो भी आपके फीचर्स है उनका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई, इसे मैं आई कैन से इन द फॉर्म
इट्स अ मल्टीप्लाई। अब आप समझ सकते हो, यानी मेरे पास डेटा है, वो किस डिमेंशन में है, मे बी एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में है, ठीक है, यानी मैंने उसका ट्रांसपोज किया, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ माय वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू माय एक्स, यानी इसी के संग देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन वेक्टर, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है ना, 2:2 एंड 2:3, तो 2/3 का मेरा मैट्रिक्स बनेगा, देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स लाइक दैट, ठीक है। तो आप वहां पे मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, देयर इज अ एल्गोरिथम बिहाइंड इट। तो मींस मैं इसे इस तरह कर देता हूं, आई जस्ट राइट इट, ठीक है, एम भी लिख देता हूं, इट्स अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर, किसका, ट्रांसपोज ऑफ माय इंडिपेंडेंट फीचर विद रिस्पेक्ट ऑफ माय ऑल इंडिपेंडेंट फीचर, यानी मेरे पास लेट्स सपोज ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, तो 1 2, देयर इज अ 1 मैट्रिक्स, देन मल्टीप्लाई इज टू 1:2, गॉट इट। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, अगर आपने पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ा है तो भी मतलब इट्स नॉट टफ, मैंने ये सब बताया हुआ है आपको जब नंपाई पढ़ाया था, ठीक है, गॉट इट, यस और नो। देन प्लस जो भी इसका डिमेंशन होगा विद रिस्पेक्ट टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, विद रिस्पेक्ट टू द आइडेंटिटी, लेट्स सपोज दिस इज द, ये इसका डिमेंशन, इसका शेप क्या है इस मैट्रिक्स का, एनीवन, क्या शेप है, सर 2, 1 1 2,1, और इसका क्या है 1, 2 1,2, मेरा मैट्रिक्स की क्या फॉर्म होगा 2, 2 2,2, ग्रेट। सो 2,2 का मेरा मैट्रिक्स फॉर्म हुआ, प्लस आइडेंटिटी 1,0,0,1, तो यानी विद रेस्पेक्ट टू माय मैट्रिक्स मैं क्या करूंगा, उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडिशन करूंगा, देन द पावर ऑफ द डी, डी मींस दैट दैट्स अ डिमेंशन। अब आप सोचोगे कि ये हमें करना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि अब सिंपल सपोर्ट वेक्टर मशीन है, एल्गोरिथम वो अपने आप ही इसको कन्वर्ट करेगा और अपने आप ही उसको वर्क करेगा। लेकिन इसे देखते हैं कि पहले ये कैसे वर्क करता था, अब कैसे करता है। तो लेट सपोज मेरे पास ये दो फीचर्स हैं, ठीक है, मैं इसके आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके बता देता हूँ। किस किस को आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? आता है सर। ओके, तो मेरे पास ये के दो फीचर्स हैं, ठीक है, विच इज x1 एंड x2 इज सिंपल, ठीक है, तो मैंने कहा ओके इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो क्या हो गया x1 x2, ठीक है, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ माय x1 x2। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो, जैसे कोविड है, कोविड के केस में एज हो गया, वेट हो गया, हाइट हो गया, जितने ज्यादा फीचर्स उतनी ज्यादा डिमेंशन के अकॉर्डिंग इसका मल्टीप्लिकेशन वेक्टर बताओ मुझे क्या आएगा। सर फर्स्ट पोजीशन में सर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर आएगा। प्लस x2 स्क्वायर, प्लस x2 स्क्वायर, प्लस x1 x2 आएगा सर। हाँ सर x1 x2। ओके, एक सेकंड, अरे भाई मैट्रिक्स क्या है, इसका इसका डिमेंशन क्या है, x2 x1 x2 का स्क्वायर इसका डिमेंशन क्या है, 1:2 है, नहीं 2:1। सर 2:1 है। और इसका डिमेंशन क्या है, 1:2 है सर। मैट्रिक्स के कितना फॉर्म होगा, 2:2। 2:2 का मैट्रिक्स फॉर्म करो, सिंपल, भूल गए क्या, नहीं वेट मैं बता देता हूँ, ये सिंपली क्या होगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस x1 स्क्वायर, अब इसके नीचे कुछ है नहीं ना, यानी देश क्या करते थे 1 0 2 3, देन 2 3 4 2, मेरे पास ये है, तो आप क्या करते थे, रो कॉलम ऐसे ही तो करते थे, ठीक है, फिर वो पर्टिकुलर सॉरी इस पर्टिकुलर ये एलिमेंट ये इसके कॉलम से है ना, इसके रेस्पेक्ट ये पर्टिकुलर एलिमेंट ये इसके, देन ये, फिर ये इसके, और ये इसके, ये इसके। अब यहाँ पे ये इसके नीचे कुछ है ही नहीं, तो किससे करोगे, हाँ तो सर यानी ठीक है। x1 स्क्वायर सिंपल फर्स्ट, देन उसके बाद इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे, ठीक है, Yes, देन x1 x2 इसका मल्टीप्लाई इससे x1 x2 एंड देन इसका मल्टीप्लाई इससे x2 स्क्वायर।
सो दिस इज द मैट्रिक्स। अब ये जिसको नहीं समझ आया, नो नीड टू वरी कि मैट्रिक्स नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरह से सिंपली मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास फॉर्मूला क्या था, एक्स ट्रांसपोज, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन वेक्टर ऑफ एक्स, ठीक है, सिंपल। तो मेरे पास सिंपल मेरा मैट्रिक्स क्या बन के आया, x1 स्क्वायर, x1 x2 एंड देन x1 x2 एंड देन x2 का स्क्वायर प्लस दिस 1 0 0 1, ठीक है। इस सिंपल दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स मेरे पे बन के आएगी। अब यहाँ पे मेरे पास जो फीचर बन के आई, यूनिक फीचर, यानी मेरे पास x1 पहले था, x2 भी पहले था, यानी x1 स्क्वायर सिग्निफिकेंट है, ये दोनों सेम ही है, तो x1 x2 एंड देन x2 स्क्वायर, यानी ये मेरे पास फीचर बन के है। यानी ये किसने किया, कर्नल ने किया। कर्नल मींस दैट जो लोअर डिमेंशन ऑफ डेटा था, जिसका डिमेंशन क्या था, मेरे पास एक छोटा सा 3 डिमेंशन डेटा था, उसको अब ये 6 डिमेंशन में ले जा चुका है। तो जैसे ही 6 डिमेंशन में ले जाएगा, मींस दैट उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जानी चाहिए। तो इसको हम समझने का कोशिश करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द जुपिटर, ये किस तरह से वर्क कर रहा होगा कर्नल, ठीक है। तो लेट्स सी, आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। सर वो 6 डायमेंशन कैसे गया था, वो तो 2 ही डायमेंशन था ना सर। वो मुझे नहीं पता, वो आपको समझना पड़ेगा खुद। तो लेट्स सपोज मैंने क्या किया, एक ना रैंडमली डेटा क्रिएट किया, इसलिए मैं ये हटा दूं, एक रैंडमली डेटा क्रिएट किया। अच्छा, इसका मतलब क्या है, np डॉट लीनियर स्पेस माइनस 5.0 टू 5.0 टू 100, इसका मतलब क्या है कोड का? सर वो -5 से 5 तक इक्वली स्पेस्ड नंबर इंसर्ट कर देगा सर। कितने? 100. 100। 100, ग्रेट, ठीक है। तो ये है। अब ये कैसा डेटा है, काइंड ऑफ एक नॉन लीनियर है, तो मैंने क्या किया, एक सर्किल का इक्वेशन ले लिया, ठीक है। एवरीवन इज फैमिलियर, मे बी अगर नहीं हो तो दिस इज द सर्किल इक्वेशन। यानी अगर लेट्स सपोज मैं वाई स्क्वायर को इस तरह लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। इज इट सो और नो? गॉट इट? इट्स सिंपल। दिस इज नॉन लीनियर आ जाए ना, काइंड ऑफ एक उस तरह का इक्वेशन आ जाए। समझ में आ रहा है, यस और नो? यस। तो यहाँ पे ये इक्वेशन समझ में आया, दोनों इक्वेशन क्या करना चाह रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ। सो आई जस्ट कंसिडर 10 10 मींस इज इट, मैंने एक रेडियस ले लिया, ठीक है। इट्स सिंपल, मैंने ये एक डेटा क्रिएट किया और उसका एक रेडियस ले लिया, ठीक है। तो दिस इज माय एक्स डेटा, आई एम जस्ट रन माय कोड। तो एक्स डेटा मेरे पास क्रिएट हो गया, -5 to 5 लीनियरली स्पेस्ड है, ठीक है। एंड देन बेसिस ऑन दैट मैंने वाई पॉइंट्स क्रिएट कर लिए, जो काइंड ऑफ एक कैसे होंगे, नॉन लीनियर टाइप के वाई पॉइंट्स होंगे, ठीक है। मेरे पास एक्स एंड वाई आ गए, ठीक है। एंड बेसिस ऑन दैट मैंने उन्हें स्टैक किया, ठीक है। अब ये स्टैक, हॉरिजॉन्टल स्टैक, मैंने नंपाई में पढ़ा था, आपको याद होगा क्या, देयर आर ट्रांसपोज एंड द हॉरिजॉन्टल स्टैक। मैंने इस तरह से क्या किया, इसे वाई में स्टैक किए, वाई माइनस वाई एंड सिंपली एक्स एंड माइनस एक्स के पॉइंट्स को कुछ स्टैक कर लिया। यानी मैंने कुछ क्या लिया, क्योंकि अगर मैं करता हूं तो मेरे पास इस तरह से पॉइंट आने चाहिए, तो मैंने एक x को और एक y को इस तरह से x एंड y को स्टैक कर लिया, यानी दोनों तरफ मेरे पास पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, इस तरह से मैंने उसे स्टैक कर लिया। सिंपली मैं अपने पॉइंट्स को क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको पता है स्टैक का मतलब क्या होता है। तो y के मेरे पास 100 थे, तो यानी एक और मैंने 100 स्टैक किया, x के थे तो मैंने एक और x के स्टैक कर लिया, ठीक है, इस सर तरह से। सर वो -5 और -x को क्यों स्टैक किया गया है? ऐसे ही रैंडमली ले लिया मैंने, और पॉइंट्स मतलब सिमेट्री आ जाए मेरे पास, है ना। ओके सर। सिमेट्री के लिए बस सिंपली बेसिस ऑन दैट सिमेट्री मैंने उस पॉइंट्स को स्टैक कर लिया कि मेरे पास ये स्टैक आ जाए। जब मैंने इनका लेट सपोज वो किया, प्लॉटर किया, तो देखो सिमेट्री आ रहा है ना, इसीलिए, ठीक है। अब मैंने x1 एंड y1 किया, ठीक है, यानी मैंने कुछ और डेटा पॉइंट्स बनाए। सिमिलरली वहां पे मैंने क्या लिया, रेडियस 5 लिया है। अभी ये सर्किल पूरा नहीं आ रहा है, तो वो सर्किल के लिए मैंने कुछ और पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, उन्हें भी स्टैक किया। तो x1 y1 को मैं प्लॉट कर रहा हूँ, तो देखो इस तरह से मेरे पास प्लॉट आ गया, ठीक है। वो बड़ा सर्किल है तो 10 था, तो उसका रेडियस 10 था, इसलिए वो शो नहीं हो रहा। मैंने इन दोनों पॉइंट्स को आपको शो करा रहा हूँ, ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अब ये कैसा डेटा हो रहा है, काइंड ऑफ एक नॉन लीनियर काइंड ऑफ डेटा है ना, यस और नो, है ना। क्योंकि एक लीनियर तो नहीं है, लीनियर क्या होता है, y इक्वल्स टू एक्स,
बट दैट्स अ इक्वेशन व्हिच इज रिलेटेड टू द x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, ठीक है, ये अब यूज नहीं होता, बट मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ जो अभी हम करेंगे, ठीक है। मैंने इस डेटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग सिंपल क्या किया, अपने डेटा फ्रेम बनाया, ठीक है, और इसमें अच्छा इस कोड का मतलब क्या है, इन दोनों कोड का मतलब क्या है, इन कोड का मतलब बता दो बस मुझे। सर वो जो DF1 है उसने वो डेटा फ्रेम क्रिएट किया जिसमें हम लोगों ने सर डेटा सेट लिया है np .vstack से और उसका सर ट्रांसपोज लिया है और सर ये उसके np कॉलम डॉट वी स्टैक क्यों किया मैंने? सर हम लोगों ने सर रो वाइज उसको कॉन्केटिनेट किया है सर एक्स उसको और वाई। रो वाइज कंकैटिनेट किया, ओके, यानी So नमपाई, vertical stacking है सर वो। यानी मेरे पास एक x था एक y था, ठीक है, मैंने उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो मुझे कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा था, ठीक है, सिमेट्री का। तो मैंने क्या किया, x एंड y जो मेरा डेटा था, ठीक है, इसे वर्टिकली क्या किया, स्टैक किया, यानी एक इसका कॉलम एक इसका कॉलम, हॉरिजॉन्टली इसका एंड इसका, तो मेरे पास एक इसका कॉलम आ गया एक इसका कॉलम आ गया, ठीक है, एंड देन उसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया और उसे कॉलम दे दिया x1 x2, सिंपल, एंड उसमें एक फीचर ऐड किया y इक्वल्स टू 0। ये क्या करेगा, ये कोड क्या करेगा, सर एक ऐसा कॉलम बनाएगा जिसके सारे रो जीरो हैं। ग्रेट, सो मीन्स दैट मैंने क्या किया, एक और इसी डेटा फ्रेम के अंदर df1 में जो x1 x2 मेरे पास आए, ठीक है, उनको क्या किया, वहां पे एक y भी बनाया जिसमें सब 0 0 लेवल के हैं, इट्स सिंपल, एंड देन df2 भी मैंने क्रिएट किया x1 एंड y1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, और x2 y2 मेरे पास कुछ इस तरह से डेटा फ्रेम मैंने उसमें y दिया, ठीक है, तो यानी एक मेरे पास 0 लेवल का डेटा है, एक मेरे पास x लेवल का है, और वो डेटा कैसा है, नॉन लीनियर टाइप का डेटा है, इट्स सिंपल, क्योंकि अभी हमने देखा दिस इज द ऑरेंज वन इज फॉर x1 y1 एंड दिस ब्लू वन फॉर x एंड y। इन्हीं डेटा को मैंने वर्टिकली स्टैक किया, ठीक है, और उनका ट्रांसपोज लिया और फिर उसको मैंने कॉलम में क्रिएट करके डेटा को दे दिया, ठीक है। सर हम उसका ट्रांसपोज क्यों ले रहे हैं सर? ट्रांसपोज क्यों ले रहे हैं, सोचो, क्यों ले रहे हैं ट्रांसपोज, अब ये सोचना पड़ेगा, ट्रांसपोज क्यों ले रहे हैं, आपके पास x एंड y है, स्टैक कर रहे हो और फिर आपने उसका ट्रांसपोज लिया, अब ये सोचना पड़ेगा, एनीवन कोई बताएगा क्यों लिया ट्रांसपोज? सर वो आई थिंक सर इसमें कंसेप्ट होता है सर, वो एक हॉरिजॉन्टल होता है एक वर्टिकल, तो सर वो रोज को रोज से करने के लिए सर वो ट्रांसपोज वाला फंक्शन यूज होता है। नमपाई में मैंने ये v स्टैक h स्टैक और ट्रांसपोज का मतलब बताया था नहीं बताया था, यस और नो, बताया था। और शायद असाइनमेंट किया होगा तो उसमें भी था। अब ये सोच के चलना कि ये ट्रांसपोज क्यों किया, ट्रांसपोज फॉर जस्ट चेंज द डिमेंशन ऑफ माय गिवन डेटा बेसिस ऑन माय x1 x2, अब ये सोचना ये क्यों किया, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, कोई टफ नहीं है, तो मेरे पास df1 डेटा आ गया जो नॉन लीनियर टाइप है बट इसमें लेबल 0 है, मेरे पास df2 डेटा आ गया, ये भी कैसा है, नॉन लीनियर है, ठीक है, जो x1 y1 डेटा है वो मेरे 5 रेडियस का है और जो x एंड y डेटा है वो मेरा 10 रेडियस का है, तो df2 में मेरे पास लेबल्ड है 1 और df1 में लेबल्ड है 0, दोनों को कंकैटिनेट कर देते हैं, सिंपल, ठीक है, कंकैटिनेट किया। अब यहाँ पे आप ये भी पूछ लो एक्सिस इक्वल्स टू 0 क्यों किया, कोई बताएगा? सर रो वाइज कॉन्केटिनेशन। रो वाइज कंकैटिनेशन, 0 0 उसके नीचे आ रहा है तो हमने रो वाइज कंकैटिनेट कर लिया, ठीक है। अब ये डेटा कैसा है, नॉन लीनियर है, हमें पता है, ठीक है, तो इस पे क्या करते हैं, सपोर्ट वेक्टर को यूज करके देखते हैं, तो मैंने कहा ठीक है सपोर्ट वेक्टर को यूज करते हैं, तो एक्स एंड वाई में स्प्लिट किया, ठीक है, ये हमें पता है एक्स एंड वाई मेरे पास स्प्लिट हुआ, मैंने किया इस तरह से, ठीक है, जो आपको पता ही है, मैंने इसका मॉडल को यूज किया फ्रॉम sklearn.fvm import svc, ठीक है, सिंपल सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन, तो मैंने कहा ठीक है देयर इज अ कर्नल, यानी मैंने कहा लीनियर कर्नल यूज करो, यानी ये लीनियरली सेपरेबल काइंड ऑफ डेटा है, इट्स सिंपल, मैंने भी ये बोला अपने उससे, मैंने इसमें ये आर्गुमेंट पास किया, फिट किया डेटा को, ठीक है, एंड देन एक्यूरेसी
कॉल किया एक्यूरेसी इसको। अब यहाँ पे आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, मॉडल 1, ठीक है, कुछ भी लिख सकते थे अगर, ठीक है। आप क्लासीफायर लिख रहे हो तो क्लासीफायर में मैंने फिट किया, एक्यूरेसी किया, प्रेडिक्ट किया। ये एक्यूरेसी कितनी दे रहा है? 0.5, 0.45। मीन्स दैट ये डेटा हमें पता था नॉन लीनियर था, लेकिन हमने कर्नल लीनियर यूज किया, दैट्स व्हाई ये मिस क्लासिफिकेशन कर रहा है, ठीक है। तो नाउ कम टू द पार्ट कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कर्नल को चेंज करना पड़ेगा। हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, कर्नल देयर इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देयर इज अ इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मैंने कहा ओके, आई हैव टू क्रिएट माय डेटा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय x1 x2, ठीक है। तो सिंपली मेरे पास ये मेरे डेटा पॉइंट्स आ गए x1 x2, ये मेरे फीचर्स आ गए नए, सिंपल। नाउ मैंने x को लिया एंड y को लिया, सिंपल, ठीक है। अब मेरे पास नए फीचर्स आ गए हैं। देखो मैंने आपको बताया था फीचर्स सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही मैंने ये 3 फीचर्स इसमें इंक्लूड किए, ठीक है, अगेन हम अपने मॉडल को क्रिएट कर रहे हैं, स्प्लिट किया, ठीक है, ट्रेन, वेट मैं इसे थोड़ा देर में दिखाता हूँ, नॉट दिस वन, ओके वेट, मैं यहाँ पे लीनियर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बस क्या किया है, अपने डेटा में फीचर्स ऐड किए जो अभी हमने किसके पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग देखे थे, यानी x1 स्क्वायर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर एंड x1 मल्टीप्लाई x2, इसके बेसिस पे हमने प्रेडिक्ट किया, दैट्स अ 100% एक्यूरेसी यू आर गेटिंग। यानी जैसी फीचर्स ऐड हुए जिससे उसके लिए क्लासिफिकेशन आसान हो गई। इसे कनेक्ट कर पाए एवरीवन? मैं भी वो प्लॉट बाद में दिखाऊंगा, पहले ये बताओ इसे कनेक्ट कर पाए? ये x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x1 x2 जैसे 3 फीचर्स ऐड किए हमने मेरे इंडिपेंडेंट फीचर के अंदर, वैसे उसका एक्यूरेसी 100% पहुंच गया। गॉट इट? समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। यानी अभी मैंने जो डिमेंशन आपको बताया था पॉलिनोमियल x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x1 x2, यानी डिमेंशन जैसे ही हाई करेगा उसको क्या करेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। अब आपको क्वेश्चन आता है कि ये x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x1 x2 ये तो कोई फीचर्स है ही नहीं मेरे उसमें, ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए किए गए हैं। हाँ, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, बट बस दिखाने के लिए मैं आपको यूज कर रहा था। तो आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ लीनियर की जगह आप RBF यूज कर सकते हो, आप चाहो तो पॉली यूज कर सकते हो, दैट्स अ कर्नल। यानी कर्नल बेसिकली हेल्प्स टू व्हेन योर डेटा इज नॉट काइंड ऑफ लीनियर, देन यू हैव टू यूज योर कर्नल और यू हैव टू गिव योर आर्गुमेंट बेसिस ऑन द कर्नल। तो देखो पॉली यूज किया है, सिंपल, दैट्स अ 1 एक्यूरेसी। अब ये पॉली किस में, यानी अभी आपका क्वेश्चन होगा कि लीनियर में किया था, ठीक है, लीनियर में हमने कितना एक्यूरेसी देखा था? 0.45। तो मैं दोबारा से डेटा को रन करता हूं और जिसकी 0.45 आ रही थी वहां पे कर्नल चेंज करके देखते हैं, क्योंकि फीचर्स हमारे हमने x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x1 x2 की तो ठीक है देख लिया, 100% एक्यूरेसी है। लेकिन इस केस में हमने देखा था कितना एक्यूरेसी है, जब मेरे x एंड y फीचर्स हैं जिन्हें वो इजीली क्लासिफाइड नहीं कर पा रहा है, 0.45 है ना। इस केस में 0.45 था, जब मेरे पास मेरा x क्या है मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, सॉरी x नॉट x इज x ट्रेन। ठीक है, x1 x2 यानी मेरे पास x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x1 x2 नहीं है। और जब मैं इस केस में यहाँ क्या कर रहा हूँ, अपना एक्यूरेसी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, 0.45 आ रही है, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ अपना कर्नल चेंज कर दिया बस। यानी मैंने कोई फीचर्स नहीं बनाए, अब कर्नल अपने आप ही फीचर्स बनाएगा बैक एंड पे और अपने आप ही सारा वर्क कर लेगा। मैंने कहा ओके, आई हैव टू यूज पॉली, कर्नल अपने आप ही वर्क करेगा सारा। And then you can see here that the accuracy is somewhat increasing। वो क्या हुआ, accuracy उसका somewhat increasing होंगे किस केस में, जैसे ही आपने क्या किया, poly यूज किया। And let's suppose if you are using there's another kernel which is RBF, यानी जब आप RBF करते हो that's a radial distance based algorithm, और देखो the accuracy would be 1.0। Purpose is same, the polynomial and the case of radial base। तो जैसे मैंने कर्नल यूज किया, यानी उसे मैंने बताया कि ये तो एक रेडियल बेस एल्गोरिथम थी। रेडियल बेस मींस दैट जैसा
because that's a equation which is related to the circle. So that's a, अगर आपको इस तरह का कोई प्लॉटिंग दिखाई देती है, there's a circle, तो आप जा सकते हो रेडियल बेस पे, ठीक है. और पॉलिनोमियल मीन्स दैट दैट्स अ इक्वेशन व्हिच इज रिलेटेड टू y इक्वल्स टू x स्क्वायर kind of x cube. That's a kind of dimension with respect to the degree, but that's a radial base data था, हमने अभी देखा था, ठीक है. circle base, so that's why if I use RBF, same मैंने data में use किया और मुझे accuracy मिल गया. Got it? समझ में आया everyone? Yes or no? What is the support vector? What is the use of the kernel? There's a two type of kernel, linear polynomial and the RBF, ठीक है. मैंने आपको दोनों में डिफरेंस बता दिया. लीनियर इज द सिंपल काइंड ऑफ हाउ टू यूज द पॉलिनोमियल कैसे वर्क करता है, ठीक है. एनीवन हैविंग एनी इशू? सर इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन रिपोर्ट प्रिंट करेंगे क्या? हाँ, कर सकते हो. यू हैव टू जस्ट गो फॉर मैट्रिक्स input classification report, where it is. Instead of the accuracy, you can just simply use this classification report. You just simply go for the classification report. They call it in the way. That's a classification report. It's 100% accuracy you are getting. So it depends. So definitely support vector machine algorithms are good, but I must say, as per my experience, boosting is the best technique. Boosting, because again, ये algorithm कैसा है? Distance based algorithm है. Because it's just calculate their distance from the support vectors, है ना? Margins उसी के basis पे decide हो रहे हैं. So it's a distance based algorithm. तो जैसी डिस्टेंस बेस एल्गोरिथम मैंने बताया था, यू हैव टू गो फॉर द स्टैंडर्ड स्केलिंग. आपको स्टैंडर्ड स्केलिंग के लिए जाना पड़ेगा बिफोर टू जस्ट अप्लाई योर मॉडल. तो आप मशीन लर्निंग पे जा रहे हो तो डिस्टेंस बेस एल्गोरिथम, बट वंस यू आर यूजिंग द बूस्टिंग टेक्निक, देन नो नीड टू गो फॉर द स्केलिंग पार्ट. अगेन इट्स अ SVM technique, means it's related to kind of distance based, so again it's sensitive towards the outlier also at the same time. जैसे KNN था, K nearest neighbor था, ठीक है. तो वो ये भी है. तो जितनी भी डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम है, ठीक है, वो क्या है? सेंसिटिव टुवर्ड्स द आउटलायर्स है. बिफोर टू जस्ट मेक योर मॉडल, फर्स्टली यू हैव टू do the standard scaling of your independent variables, then thereafter you can go for the exact machine learning model. Got it? Anyone having any issue? Joining again within 15 minutes going to, okay, no issue. Yes, anyone? Any issue in this part? Ajit, Ashish, Meenakshi, Rahul, Ritesh, Shivali, Soni. And really, आप, मुझे नहीं पता शायद आप में से कितने लोगों ने अभी इंटरव्यू दिया है, बट अगर आप जाओगे तो सपोर्ट वेक्टर जनरली पूछा जाता है, पूछते हैं. इट्स अ वेरी गुड एल्गोरिथम एट द सेम टाइम, ठीक है. और गुड नहीं कहूँगा, ठीक है, बट better than the distance based algorithm. Those distance based algorithm like linear regression, if you are working logistic regression, K nearest neighbor, so it's a good algorithm. And really sometimes I also surprised कि कभी कभी SVM से बहुत अच्छा एक्यूरेसी आता है. तो मैं इसलिए ना SVM को जनरली यूज करता हूँ विद बूस्टिंग. तो बेसिस ऑन दैट यू हैव टू गो फॉर द डिफरेंट ट्यूनिंग. जैसे अभी मैं एक रेगुलराइजेशन आपको अल्फा और गामा बताऊंगा, सॉरी अल्फा कह रहा हूँ, गामा बताऊंगा. तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन ट्यून योर मॉडल आल्सो. तो लेट्स सी, मैं आपको एक यहाँ पे सारा थ्योरी है, ठीक है, इसमें सारा थ्योरी है. मैं आपको लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक दोनों दिखा देता हूँ यहाँ पे. इसमें हमने जब पॉली और वो यूज नहीं करा RBF, और हमने जब फीचर्स बनाए तो इसने बाद में एक्यूरेसी जब इंक्रीज हो गए फीचर्स तो 1 दी, और हमने जब पॉली यूज करा तो इसने 0.5 समथिंग इंक्रीज करी, और RBF यूज करा तब हमारी 1 हो गई. तो मतलब हमने जब लीनियर यूज करा तब हमारे
चीज जब हो चुके थे तब इसने एक्यूरेसी 1 करी, तो ऐसे मतलब दिस इज अ ऑल्टरनेटिव वे, और कि नो बस नो, आपने करके बताया था? मैं बता देता हूँ, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। आपके पास क्या था, दो फीचर्स थे, x1 x2, ठीक है, सॉरी, एक x था एक y था, एक x1 था एक y1 था, ठीक है, ये फीचर्स थे x एंड y। आपने इन्हें क्या किया, सिंपली पहले इनसे एक डेटा फ्रेम बनाया, df1 डेटा फ्रेम बनाया, दोनों को स्टैक किया, और उसकी जो, क्योंकि x जो आपका डेटा फ्रेम था वो एक x और माइनस x का था, y जो डेटा फ्रेम था y और माइनस y का था, और कैसे थे, हॉरिजॉन्टली स्टैक करके डेटा था, ठीक है। अब इन दोनों डेटा को स्टैक करना है और आपको उनकी एक डेटा फ्रेम बनाना है, तो आपने एक डेटा फ्रेम बना लिया, सिंपल, यानी एक आई कैन से इन दिस फॉर्म x एंड y, ठीक है, सिंपल, और x1 और x2 मैंने इनका नाम दे दिया। तो मेरे पास जब ये थे उनके लेवल 0 और 1 थे, तो मैंने सिंपली जब SVM यूज किया, कौन से कर्नल के संग, लीनियर कर्नल। अब मुझे पता है कि ये जो x एंड y डेटा है, जो x1 और x2 हैं, ये कैसे रेडियल बेस यानी डिस्टेंस बेस्ड थे, ठीक है। तो मुझे पता है ये तो नहीं कर पाएगा, इसे लीनियरली सेपरेबल नहीं होगा, क्योंकि जब आप x1 और y का लेवल देखोगे तो ये काइंड ऑफ कुछ इस तरह से आएगा, मर्जिंग काइंड ऑफ रेडियल बेस, ये कर ही नहीं पाएगा, तो 0.45 एक्यूरेसी आएगी। गॉट इट। नाउ कम टू द पार्ट विच इज द रोल ऑफ द कर्नल, क्योंकि ये कर्नल लीनियर नहीं कर सकते, वी हैव टू गो फॉर द हायर डिमेंशन। तो हमने देखा था क्या, x ऑफ ट्रांसपोज मल्टीप्लीकेशन वेक्टर ऑफ x, ठीक है, देन मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स CF। तो मुझे क्या करना है, इसका और इसका फॉर्मूला जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पता चला कि x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x1 x2, मुझे ये तीन फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे, तो मैंने वो ही किया। और जब ये तीन फीचर्स ऐड किए और कर्नल लीनियर किया, ठीक है, तो क्योंकि लीनियर इज जस्ट काइंड ऑफ, यानी मैंने जैसे ही ये तीन फीचर्स डिमेंशन उसके बढ़ाया, ठीक है, अब मैं कर्नल लीनियर ही ले रहा हूं तो भी उसके मुझे एक्यूरेसी मिली 1, यानी 100%। दैट्स द रोल ऑफ द increasing the features in your data set when you are not getting the good accuracy, but this is the part of the back end। but actual में हम क्या यूज कर सकते हैं, कर्नल RBF या फिर कर्नल पॉली। तो मैंने पॉली जब यूज किया इसी डेटा फ्रेम के लिए, तो मुझे 0.59 एक्यूरेसी मिली, और जब मैंने RBF किया इसी डेटा सेट के लिए तो मुझे 1 एक्यूरेसी मिली। तो जो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर और x1 x2 था, ये सिर्फ आपको बैकएंड पे दिखाने के लिए था कि जैसे ही आप अपने नए फीचर्स ऐड करते हो तो उसकी एक्यूरेसी 1 हो गई, यानी उसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। तो इसलिए मैंने हमेशा बोला फीचर सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सपोज यू आर नॉट गेटिंग द एक्यूरेसी, देन यू हैव टू जस्ट वर्क ऑन द फीचर्स, try to just create new features from the given features. Maybe you will get the more information, because it's a role just kind of thing. You are training your model means that you are giving more information to your model. If you're able to just give more information, your model will train in a better way as comparatively to lesser information data. Got it, Meenakshi? Yes, thank you. So let's suppose मेरे पास कोई डेटा है, ठीक है, just simple data, that's a kind of diabetic one, simply मैं बस शो कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपने इसे क्रिएट किया, सिंपल, एंड देन यू कैन जस्ट मेक योर डेटा, यू कैन यूज द कर्नल RBF, ठीक है, और इस पे ट्रेन करना, एंड देन यू विल गेट द एक्यूरेसी, दिस काइंड ऑफ थिंग। लेट्स सपोज देयर इज अ रिग्रेशन, ठीक है, अगर आपके पास रिग्रेशन है, आपको कुछ चेंज नहीं करना है, देन आई सिंपली देयर इज अ डेटा सेट, ठीक है, एडमिशन प्रेडिक्शन, दिस वन, ठीक है। अब जब आप रिग्रेशन यूज करते हो, मीन्स दैट इट इज द केस ऑफ द बेस्ट फिट लाइन, तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, देयर इज अ C एंड देयर इज अ गामा। सो हेल्प्स टू, क्योंकि वहां तो कर्नल है, ठीक है, क्लासिफिकेशन लेवल डेटा मेरे पास क्लासिफाइड है, तो मैं कर्नल के हेल्प से सॉर्टेड कर सकता हूँ। बट लेट्स सपोज वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ डेटा कि यहाँ पे हम इसे कर्नल भी यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन यूज कर्नल आल्सो इन द लीनियर रिग्रेशन, आप दोनों जगह यूज कर सकते हो। बट अगर आप सब रिग्रेशन यूज कर रहे हो तो यहाँ पे गामा की वैल्यू भी यूज करोगे, इट्स रियली क्वाइट हेल्पफुल टू मेक योर मॉडल इन अ बेटर वे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे दे C वैल्यू, ठीक है, तो C वैल्यू बेसिकली मुझे क्या बताता है, क्या कोफिशिएंट जो मैं उसके करना, जो मेरे फीचर्स हैं उनको मैं किस कोफिशिएंट्स पे वर्क करना चाहता हूँ, ठीक है, इट जस्ट काइंड ऑफ कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी स्पेशली इन दिस केस। तो मैं इसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू ले लिया मैंने, लेट्स सपोज रिग्रेशन के केस में, आई जस्ट सिंपली कॉल माय डेटा सेट,
ठीक है, मैंने कोई डिफॉल्ट वैल्यू ले लिया 10 एंड बेसिस ऑन दैट मैंने अपने मॉडल को किया। ठीक है, मेरे पास आया, मैंने कहा ठीक है मैं क्या करता हूँ अब अपना ट्यूनिंग करता हूँ। तो मैंने ट्यूनिंग किया, जैसे मैंने एक डिक्शनरी बनाया सी वैल्यू का एंड देयर इज अ गामा वैल्यू। अगेन गामा इज यूज फॉर द रेगुलराइजेशन, यानी यहाँ भी आप क्या कर रहे हो उसके कोफिशिएंट जो हैं, ठीक है, जब आप हाइपर ट्यूनिंग कर रहे हो मीन्स दैट जो आपके फीचर्स हैं उनके कोफिशिएंट को आप क्या कर रहे हो एनहेंस कर रहे हो, उनकी वेटेज को एनहेंस कर रहे हो। तो मैंने एक सिंपल ग्रेड क्रिएट किया एक्स एंड वाई में, सिंपल। ठीक है, मेरे पास एस्टिमेटर्स आए, क्या दीज आर द एस्टिमेटर्स, ये मुझे बता रहा है क्या सी का वैल्यू 500 लेना है एंड गामा का वैल्यू e की पावर -10 की पावर 5 यानी 10 टू पावर -5 लेना है, ये वैल्यू। इट्स सिंपल। तो आप क्या कर सकते हो, इसी तरह से आप अपने पैरामीटर्स को ले सकते हो रिग्रेशन। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ये पैरामीटर्स नहीं लेने, ठीक है, तो यू कैन जस्ट ड्रॉप द वैल्यू, आप इसको ड्रॉप कर सकते हो। यू कैन ट्रेन योर मॉडल अगेन, फिट योर मॉडल एंड गेटिंग द एक्यूरेसी। तो देख सकते हो कि आपने कहा कि यहाँ पे मेरे पास एक्यूरेसी डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो स्पेशली इन द केस ऑफ द रिग्रेशन, क्योंकि वहाँ मार्जिन पे वर्क होता है। ठीक है, तो अगेन इट्स इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे अगर आप शिफ्ट टैप करोगे देन यू विल गेट कि आपके पास ये आपके पैरामीटर्स हैं। ठीक है, दैट्स अ वैल्यू कर्नल लीनियर पॉली आरबीएफ। ठीक है, these are the kernels, the gamma value which is related to the kernel coefficients, and this is the value which is related to the regularization. ठीक है, so this is the regularization means coefficients का जो आप ले रहे हो उसी को regularize कर रहे हो, तो ये इसलिए यूज होता है। ठीक है, आप यहाँ पे इन्हें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हो। ठीक है, कितना भी वैल्यू दे सकते हो, सी एंड द गामा वैल्यू यू कैन जस्ट रेगुलेट बेसिस ऑन योर ओन। आप इसका एक एरे बना के, जैसे हमने डिसीजन ट्री में किया था, तो ये दो पैरामीटर्स रिग्रेशन के केस में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, दीज आर द टू पैरामीटर वेयर यू कैन यूज। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं हियर। C50 कैश साइज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मींस आप जब ये मॉडल को क्रिएट कर रहे हो तो अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन लो है तो देन यू कैन गिव दैट कैश साइज। ठीक है, अदरवाइज देयर इज नो यूज। कोफिशिएंट नो नीड टू टेक इट। डिग्री, कितने डिग्री तक जा रहे हो, जब आप क्या कर रहे हो बेसिकली यहाँ पे कर्नल आरबीएफ ले रहे हो तो नो नीड टू बॉदर अबाउट डिग्री। इसका कोई मैं बस यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको कौन कौन से आपके आर्गुमेंट है। एप्सिलॉन इज द 0.1 मींस दैट जब आपका रेडियल बेस्ड है तो दैट्स अ एप्सिलॉन, especially in the hyperbola kind of case, that's epsilon is important, otherwise यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है। आपको अगर रिग्रेशन करना है तो ये पैरामीटर इंपॉर्टेंट है एंड ये पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास क्लासिफिकेशन है तो सिर्फ ये पैरामीटर लो। ठीक है, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है। मैक्सिमम आइट्रेशन -1 मीन्स दैट आप अपने सारे कोर्स को यूज कर रहे हो, यानी लैपटॉप के अगर आपका क्वाड कोर है तो 4 के 4 कोर को यूज कर रहे हो यहाँ ट्रेनिंग करने में। कैश साइज अगेन मेमोरी साइज को रिड्यूस करने में। कोफिशिएंट देयर इज नो यूज, डिग्री इज नो यूज, यानी ये बेसिकली क्या है 10 डिग्री यानी नॉन लीनियर काइंड ऑफ डेटा हो गया। जब आप आरबीएफ यूज करें तो नो नीड टू बॉदर, जब आप सी कर रहे हो एंड गामा कर रहे हो, ठीक है, तो नो नीड टू वरी अबाउट दीज थिंग्स। then this is the toll value, again it's not important. वर्बोज फॉल्स मींस आपके पास ये आइट्रेशंस नहीं दिखाएगा, वर्बोज ट्रू कर दोगे तो आइट्रेशंस दिखाएगा नीचे। दिस इज श्रिंकेज, यानी आपको अपने डेटा को श्रिंक करना है या नहीं करना है बेसिकली, यानी जो नॉन लीनियर है जब आप उसे हायर डिमेंशन में ले जा रहे हो तो श्रिंकेज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो दिस इज द काइंड ऑफ डिफॉल्ट, ये इतना ही रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एसवीआर जब आप सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन यूज कर रहे हो तो सी एंड गामा पे प्ले कर सकते हो। ठीक है, कर्नल डिफॉल्ट आरबीएफ भी रहता है सपोर्ट वेक्टर के अंदर, और जब आप क्लासिफिकेशन यूज कर रहे हो तो देन यू कैन यूज इट दैट कर्नल, अदरवाइज देयर इज नो यूज। ये सारे इसके आर्ग्यूमेंट है तो वो आप यूज कर रहे हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द सपोर्ट वेक्टर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। गॉट इट? सो यहाँ पे आपका क्या सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम खत्म होता है। हमने सारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कवर किए हैं। नाउ इट्स योर कॉल, क्या आप उसे कैसे यूज करते हो। एनीवन हैविंग एनी डाउट? यस यस, एनीवन? अजीत, आशीष, मीनाक्षी, रितेश, शिवाली, सोनिया एंड विप्लव, एनी डाउट सो फार?
सर आपने बोला था मतलब ये सपोर्ट वेक्टर मशीन सर गुड फॉर टेस्टिंग सर, ये मतलब आपका मतलब आवाज क्लियर नहीं आ रही है रितेश। सर मतलब एसवीएम में सर आपने बताया ना कि लाइक इट इज गुड फॉर टेस्टिंग पर्पस, इसमें टेस्टिंग अच्छे से होती है सर, वो चीज प्रूव कैसे हुई? नॉट टेस्टिंग पर्पस, बट द थिंग इज दैट कि जब आप सपोर्ट वेक्टर यूज करते हो तो कुछ डेटा सेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ और एल्गोरिथम्स वर्क नहीं कर पाती हैं, वहाँ पे ये अच्छा वर्क करती है। स्पेशली जब मेरे न्यू डेटा पॉइंट्स आते हैं जो हाई वेरिएंस के होते हैं, वहाँ पे ये अच्छा वर्क कर लेती है। आई एम सिंपली सेइंग दैट। तो इसलिए जनरली बूस्टिंग के संग संग सपोर्ट वेक्टर यूज कर लेता हूँ मैं, कंपैरेटिवली टू डिसीजन ट्री, लीनियर एंड लॉजिस्टिक वन। तो अगर आप जा रहे हो तो बैगिंग and the boosting, and you can use this one support vector. These three algorithms are important, especially in the supervised machine learning algorithm. ठीक है? Yes, anyone having any doubt, any issue in this part? मैथमेटिक्स एल्गोरिथम मैंने बता दिया, वर्किंग बता दिया, किस तरह वर्क करता है, लीनियरली नॉन लीनियर में कैसे वर्क करता है। किसी को डाउट हो तो पूछो। नाउ कल हमारा सेम टाइम पे क्लास रहेगा, एंड ऑन टुमारो वी विल, अच्छा सुपरवाइज हो गया, तो वी विल बी डूइंग क्लस्टरिंग, यानी जब मेरा डेटा सेट कैसा है अनसुपरवाइज, ठीक है, उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। एंड मे बी अगर सैटरडे संडे अगर आई विल बी फ्री, देन मैं आपको उसमें एनएलपी पार्ट कराऊंगा, ठीक है। तो आपका मशीन लर्निंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस वीक में, सुपरवाइज अनसुपरवाइज विद एनएलपी आल्सो। एनएलपी इज अ डिफरेंट पार्ट, ठीक है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द मशीन लर्निंग, जिसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है, यानी टेक्स्ट काइंड ऑफ डेटा है, उसको कैसे हमें समझना है टेक्स्ट डेटा को, ठीक है, उसका अफर्मेशंस कैसे समझने हैं, या उसकी सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी क्या समझनी है, वेदर दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट इज पॉजिटिव नेगेटिव, स्पैम है नहीं है, फेक है नहीं है, सेंटिमेंट क्या है ट्वीट के पीछे, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड इन द एनएलपी पार्ट। तो मैंने एनएलपी का आपको अगर याद होगा तो विजुअलाइजेशन सिखाया था, ठीक है। इन द विजुअलाइजेशन हमने उसकी क्या करी थी, क्लीनिंग करी थी डेटा की, तो वो क्लीनिंग एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। बट बस हम उसमें क्या देखेंगे, वेक्टर्स क्रिएट करना देखेंगे, और there is another algorithm which is naive Bayes. It's really very good, especially for the text classification. तो उसमें हम naive Bayes को देखेंगे। there is a probability base, अगर किसने 12th में पढ़ा हो, there is a Bayes theorem, ठीक है, based on the condition, तो we will do that particular part. Got it? तो हमारा NLP मोस्ट प्रोबेबली इस संडे खत्म हो जाएगा, तो हमारा जो ओवरऑल है डेटा साइंस खत्म हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक हम लोग कोशिश करेंगे टैबलू, SQL इंटीग्रेशन एंड द MongoDB इंटीग्रेशन विद द पाइथन, ठीक है। फिर हमारा जो पार्ट बचेगा वो सिर्फ डीप लर्निंग का पार्ट बचेगा, ठीक है। तो मैं डीप लर्निंग एंड डिप्लॉयमेंट, ये पार्ट, डीप लर्निंग एंड डिप्लॉयमेंट जनरली आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, कोई भी कंपनी नहीं पूछता, और ना वो आपको डिप्लॉयमेंट के लिए भेजेंगे, ना आप सीख भी सकते थे जल्दी। आई एम नॉट स्ट्राइविंग टू डीमोरलाइज यू ऑल, बट हम उसे करेंगे, ठीक है। डीप लर्निंग में कोशिश करूंगा, क्योंकि मे बी 3rd जैन के बाद मैं बिजी हो जाऊंगा काफ़ी, तो कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। और जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं डिप्लॉयमेंट एंड डीप लर्निंग पढ़ाने का कोशिश करूंगा, बट दिसंबर से पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपका टैबलू हो जाए, इंटीग्रेशन SQL हो जाए, और क्या पार्ट बचा है, एंड हाँ MongoDB हो जाए, जिससे आप कंपनी में ये सब चीज़ें शो कर पाओ, ठीक है। तो वही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। फिर हम लोग कोई शेड्यूल डिसाइड करेंगे, देन वी विल गो फॉर द डीप लर्निंग, एंड द पार्ट इज जो बचता है डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो उस पर देखेंगे फ्लैग्स जिसमें हमें पढ़ना है। यस, एनीवन हैविंग एनी इशू? ये मशीन लर्निंग जो है ना सुपरवाइज वाला, इसका प्रैक्टिस करो, इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने कोई पार्ट नहीं छोड़ा है जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाए और आपको पता ना हो। रियली ऐसा नहीं हो सकता क्या आपसे इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछे और आपको उसका नहीं पता हो। मतलब 99% मैंने पार्ट कवर किया है, 99%, आई एम टॉकिंग अबाउट 99%। कुछ भी पार्ट नहीं छोड़ा हमने, ना फीचर इंजीनियरिंग ना फीचर सिलेक्शन। और हो सकता है अगर आपने अच्छा उसे वर्कआउट किया है इसके ऊपर पूरा, तो जो इंटरव्यूअर है उससे ज़्यादा आपको पता हो। तो अगेन मैं बस यही कहूँगा, वो अपॉर्चुनिटीज मिस मत करना, जब इंटरव्यू की कॉल आए तो
छोटी छोटी चीजों पे स्टक होके अपनी अपॉर्चुनिटीज मिस मत करना, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज आप इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करो कि आप वो फ्रेशर्स भी हो, इट डजेंट मैटर, मैटर इज दैट हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ ड्यूरिंग इंटरव्यू। क्योंकि अगर लेट्स सपोज if you are making any kind of a sarcastic statement during your interview, अगर इंटरव्यूअर को नॉलेज है तो इस एक स्टेटमेंट में वो पहचान लेगा कि यू आर रियली वर्किंग ऑन डेटा साइंस प्रोजेक्ट और नॉट, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। तो फीचर सिलेक्शन अगर वो पूछ रहे हैं फीचर सिलेक्शन, तो उससे बताओ फीचर सिलेक्शन क्या क्या पढ़ा है आपने, आप किस किस तरीके से करते हो। अगर इंटरव्यूअर पूछ रहा है आपसे फीचर इंजीनियरिंग, तो फीचर इंजीनियरिंग में उसे बताओ क्या क्या कर सकते हो, फिलिंग मिसिंग वैल्यूज कैसे कर सकते हो। अब ये मत बोलो मीन और मीडियन से कर सकते हो, वो इंटरव्यूअर से बोलोगे तो इंटरव्यूअर को उसमें बताओ कि ये तो ऑब्सोलीट मेथड है, additive imputer, KNN imputer, you can just do, you can tell that variance method, why variate, univariate में बताओ कि univariate है तो बेसिकली आप मीन मोड मीडियन है, लेकिन दैट्स नॉट अ गुड मेथड। देन फीचर इंजीनियरिंग स्पेशली फॉर ऑर्डिनल एंड द नॉमिनल काइंड ऑफ डेटा। तो इस तरह से जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे तभी इंटरव्यूअर पे इम्पैक्ट कर पाओगे, और इंटरव्यूअर को भी लगेगा कि आपने शायद बहुत ब्रॉड वे में आपने डेटा साइंस पे वर्क किया है। जब मशीन लर्निंग पे जाओ, अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि देयर इज अ रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्री या बूस्टिंग में डिफरेंस क्या है, तो बताओ देयर इज अ डिफरेंस, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्री, एंड देन यू हैव टू गिव योर एग्जाम, गिव योर आंसर विद endorse of the balancing of the handling imbalance kind of data set, regularization बताओ, then overfitting, underfitting, then wise variance trade off, then वो फिर इम्पैक्ट क्रिएट करता है इंटरव्यू में। अगर आप इस तरह से sarcastically, if you are just ending your statement maybe in a sarcastic way, I don't think so. In a good company, if any interview just takes your interview from good company, then definitely it matters a lot. But normal अगर आप करोगे तो I'm not pretty sure about these things. But again, अगर मैं जैसे कुछ इंटरव्यूज लेता हूँ तो मुझे पता चल जाता है, इन द फर्स्ट स्टेटमेंट आई कैन सिंपली जज वेदर दिस पर्सन इज रियली नॉलेजेबल और नॉट। तो वो छोटा सा भी अगर कोई आंसर अगर आपने कुछ कहा इधर से उधर कर दिया तो इंटरव्यू ओवर, फिर उसके बाद इंटरव्यू का कोई मतलब नहीं होता, उसके बाद आप कितने भी अच्छे आंसर्स दे दो। कैन यू प्लीज अपलोड इंटरव्यू क्वेश्चंस इन द, डेफिनेटली आई विल डू, मैं कर दूंगा, इस वीक में आपको अपलोड कर दूंगा सारे क्वेश्चन आंसर। यस ऋतिक। सर आपने मुझे बोला था सर आप एक दो डेटा सेट्स और अपलोड करेंगे सर, वो ठीक है मैं कर दूंगा, वो भी डेटा सेट्स अपलोड कर दूंगा, उसके अंदर कुछ 2-3 डेटा सेट्स हैं, मैं वो भी कर दूंगा, ठीक है। यस एनीवन, और कोई इशू, एनी डाउट? अब सुपरवाइज खत्म हो चुका है, डेटा सेट्स आपके पास हैं, मैं एक फोल्डर जिप करके जितने भी डेटा सेट्स हैं ना वो सारे उसमें एक में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर वो अलग अलग है ना अभी, तो ये भी मैं कर दूंगा आपके लोगों के लिए, एक डेटा सेट का फोल्डर बना के अपलोड कर दूंगा कैनवास पे, तो उसमें सारे डेटा सेट्स आपके पास आएंगे, तो उसमें मॉडल क्रिएट करने की कोशिश करना, ठीक है। आपको जब तक मॉडल क्रिएट नहीं करोगे, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग नहीं करोगे, रैंडम सर्च सीवी, ग्रेड सर्च सीवी से उनके पैरामीटर्स नहीं पता होंगे, देन अगेन ठीक है, फिर वो इंटरव्यू में आपको परेशान नहीं करेगा, अगर इंटरव्यूअर एडवांस है तो। गॉट इट? यस एनीवन, एनी इशू, एनी पार्ट, कुछ पूछना है? कल सेम टाइम पे क्लास है। अच्छा हार्टली सॉरी टू बॉदर यू ऑल, ठीक है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेकिंग दिस क्लास, मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं था, तो हार्टली सॉरी, ठीक है, मैं इस टाइम में आपको बॉदर कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट आपके प्रोजेक्ट इज बेसिकली इट्स ऑल अबाउट यू जस्ट डूइंग योर थिंग्स। आपको फीचर इंजीनियरिंग पता है, क्लेंजिंग पता है, फीचर इंजीनियरिंग पता है, फीचर सिलेक्शन पता है, आपको मशीन लर्निंग मॉडल पता है, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन डू बाय योर ओन। लास्ट में मैं फिर आपको डिप्लॉयमेंट के संग एक प्रोजेक्ट कराऊंगा, ठीक है। बट लेट सपोज अगर आप मेरे ऊपर डिपेंड हो जाओगे ना, मतलब मुझे ऐसा रियलाइज होता है, शुरू में मैंने एक प्रॉब्लम की, दैट्स अ प्रॉब्लम व्हिच इज रिलेटेड टू द स्पून फीडिंग। रियली मैंने शायद आपको ना, आप लोग को स्पून फीड करता गया बहुत ज्यादा, दैट्स व्हाई यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन मी। नो नीड टू जस्ट डिपेंड ऑन माई सेल्फ। आप क्या करो,
जितने डेटा सेट्स पहले खुद करके देखो, क्योंकि अगर मैं डिप्लॉयमेंट भी अगर आपको कल करा देता हूँ तो उससे क्या होगा, खत्म, और फिर आप सोचोगे आप क्या कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट इज नॉट लाइक दैट कि मैंने आपको प्रोजेक्ट करा दिया, प्रोजेक्ट इज जस्ट लाइक दैट यू हैव अ डेटा सेट, यू हैव टू वर्क अपॉन इट, you have to do feature engineering, feature selection, then machine learning model, it's all about the project। और लास्ट में हम लोग, मैं कह रहा हूँ लास्ट में हम लोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि लेकिन वो प्रोजेक्ट जब करेंगे तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, कि जब हम उसकी पाइपलाइनिंग क्रिएट कर रहे हैं, जब हम उसको फ्रंट एंड पे ले जा रहे हैं, बैक एंड पे फ्लास्क में लिख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। चलो लेट्स सी, वेट, अभी ना मैं एक लास्ट वीक क्लास ले रहा था, आया सिंपल क्वेश्चन, लेट्स सी, मैं ये मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है, लेट्स सपोज कोई वेरिएबल है a, एंड रियली एस्टोनिश फॉर मी, क्या 90% स्टूडेंट्स ये आंसर नहीं कर पाए। आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट अ कोड नाउ, ठीक है, यू हैव टू राइट अ कोड, और कोई किसी को शेयर नहीं करेगा, यू हैव टू, और कोई यहाँ से ड्रॉप भी नहीं करेगा, अगर ड्रॉप किया क्लास में से मैं अलाउ नहीं करूंगा। अजीत, आशीष, मीनाक्षी, रितेश, शिवाली, सोनिया, विप्लव, ड्रॉप मत करना क्लास में से। क्या करना है आपको, यू हैव टू राइट अ कोड नाउ, herein you have to write a code, herein you have to just print all the elements one by one till your Python get the value which is divisible by 2 and 3, then break it। means आपको क्या करना है, एक ऐसा कोड क्रिएट करना है जिसमें आपकी वैल्यू वन बाय वन प्रिंट होती जाए, ठीक है, लेकिन जैसे ही उसे कोई वैल्यू मिलती है जो 2 and 3 से डिविजिबल है, वहां पे आपका कोड स्टॉप कर जाए, ठीक है, और उससे पहले वाली सारी वैल्यूज आपके सामने आ जानी चाहिए। यू हैव टू राइट दैट कोड। करो, क्वेश्चन समझ में आ गया मेरा? सर वो मतलब 2 और 3 मतलब बोथ से डिविजिबल हो कि आइदर 2 और 3? I am simply saying that you have that quotient, you have to write a code in which you have to print your value one by one till the value you got which is divisible by 2 and 3, there your code will stop and you will get all the values which is not divisible by 2 and 3 before that, simply। Got it? क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes or no? मींस सर अगर हम लोग को वो वैल्यू मिलती जो 2 और 3 से डिविजिबल हो सर, वहां तक सारे एलिमेंट प्रिंट कराना, उसके बाद नहीं कराना है ना? मुझे नहीं पता, मैंने क्वेश्चन बोल दिया कि, और किसको समझ में नहीं आया क्वेश्चन? और किसको नहीं समझ में आया क्वेश्चन? हाँ ना बोलो। एक बार बस और रिपीट कीजिए सर जल्दी से। हाँ, मीनाक्षी को समझ में आ गया, ओके। मीनाक्षी, रितेश को बता दो क्या है क्वेश्चन का डिमांड। रितेश, इस क्वेश्चन में जो भी एलिमेंट्स दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें हमें वो वैल्यूज प्रिंट करवानी है वन बाय वन, ठीक है, जो 2 और 3 सॉरी एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं वन बाय वन, एंड जब भी कोई वैल्यू 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होती है तो वो लूप ब्रेक हो जाए उस समय। मैंने 2 और 3 बोला है क्वेश्चन में। 2 एंड 3 आप से विजिबल हो जाए, आपने अभी बोला था। 2 and 3, 2 यस, and 3 और 2 और 3 में दो अंतर होता है, दरअसल। सॉरी 2 एंड 3 मतलब मैंने बोला दोनों से हो जाए। ठीक है, गॉट इट, क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो करो, यू हैव 5 मिनट्स, और सबको उसका आंसर देना। कोड शेयर मत करना, मुझे पता चल जाएगा, मुझे आप अगर शेयर कर दोगे, जिसने भी कोड शेयर किया क्लास आगे की क्लास ज्वाइन नहीं करेगा वो। करो, यू हैव 5 मिनट्स, and it is very simple। Let's suppose if you are just expecting to go for the deployment without having the knowledge of the Python, because in the Python there's a Flux web framework, in the Flux you have to write your code, write your logics। तो मैं आपको अगर Flux पढ़ा रहा हूँ, मैं अपना इनपुट दे रहा हूँ, तो at the same time you have to reflect that input।
मुझे सिर्फ स्पून फीडिंग नहीं चाहिए एट द सेम टाइम। क्या मैं ना डिप्लॉयमेंट भी पढ़ा दिया, सब कुछ मशीन लर्निंग ओवरऑल सब कुछ कराता रहा और आप बैकएंड पे कुछ कर ही नहीं रहे हो, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। तो लेट्स सी, देखते हैं कौन कौन ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड रियली आई वाज सरप्राइज, क्या पता नहीं, या तो शायद मेरे पढ़ाने में कमी था या फिर वो स्टूडेंट ने कैजुअल लिया पाइथन को बहुत। और ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इट्स वेरी वेरी इजी। रितेश यू हैव टू डू वन थिंग, स्क्रीन शेयर करो अपना। सर हम तो मोबाइल से कनेक्टेड है सर। अच्छा ठीक है, मुझे बस सर आप ही का वो है डाउट। प्लीज रितेश शेयर मत करना, ठीक है कोड। हाँ सर, हम तो कंप्यूटर से कर रहे हैं सर, होगा तभी कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, नो इशू। अच्छा अभी सॉल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो? हाँ सर, कंप्यूटर पे कर रहे हैं सर हम तो। ठीक है चलो करो, नो इशू। शेयर मत करना ठीक है किसी को, रितेश। एंड सोनी यू आल्सो शेयर नहीं करोगे। और अब आई डोंट नो अजीत, पता नहीं आप कर भी रहे हो नहीं। आशीष, मीनाक्षी यू आल्सो शेयर नहीं करोगे आप कोड किसी को भी, ठीक है। बाकी तो विप्लव, लेट्स सी, चेक। कोई अपना स्क्रीन शेयर करो, एनीवन, मीनाक्षी या सोनिया शेयर करो स्क्रीन। लेट्स सी, लॉजिक देखता हूँ क्या क्रिएट कर रहे हो लॉजिक। Sir, actually, I'm not taking the class from laptop, through laptop actually. तो अभी अभी सॉल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो? Sir, actually, I'm solving it on paper, so sir, मैं टाइप करके सेंड कर देती हूँ आपको। ओके नो इशू, ठीक है ठीक है, नो इशू। मुझे व्हाट्सएप कर देना ठीक है, उसका स्नैप लेके, नो नीड टू जस्ट राइट ओवर द पॉडकास्ट, मुझे व्हाट्सएप कर देना। अजीत आप कैसे ले रहे हो? आशीष, अजीत एंड विप्लव। मुझे ना इसका, ठीक है अगर लेट्स सी अगर आंसर भी नहीं आता है ना, कोई इशू नहीं है, मुझे बस इसका लॉजिक चाहिए। और लॉजिक के बाद जब आप लोग आंसर देते हो उसके बाद मैं कुछ अनाउंसमेंट करूंगा डिप्लॉयमेंट के लिए स्पेशली, ठीक है। आशीष, विप्लव, ठीक है। अच्छा सब अपने फोन से क्लास ले रहे हैं आज, वेरी गुड। ये क्लास डिसाइड करेगा ये जो No, I'm taking the class from laptop. जस्ट शेयर योर स्क्रीन मीनाक्षी। अच्छा नो 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 नीड टू शेयर, डोंट, नो नो नो, लेट्स सी। चलो मत करो, मुझे जो इससे करें फोन से कनेक्ट करें वो मुझे स्नैपशॉट भेजो, अपडेट करो मुझे। और ये आपके क्वेश्चन का आंसर डिसाइड करेगा कि डिप्लॉयमेंट का क्लास कौन कौन लेगा, क्योंकि डिप्लॉयमेंट इज नॉट इजी। फ्लैग्स में यू हैव टू राइट लॉजिक्स, वहां पे लॉजिक्स लिखने पड़ेंगे कि अगर मेरे पास ये है तो ये हो, ये हो तो ये हो। एंड दिस इज द टू डिमेंशन, ये क्या है एक नेस्टेड पार्ट है, वहां एन डिमेंशन पे वर्क करना है एट द सेम टाइम। अगर आपको ये नहीं पता टू डिमेंशन पे कैसे वर्क करते तो एन डिमेंशन का लॉजिक तो भूल जाओ। और अगर टू डिमेंशन का लॉजिक लिख सकते हो तो एट द सेम टाइम यू कैन राइट फॉर एन डिमेंशन। तो लेट्स सी। मेरी जो आपने क्वेश्चन के अंदर जो डायमेंशन बनाई थी वो दिखा सकते हैं आप एक It's बारी? it's simple a list. Under a list, there's a 1, 2, 3. There's another list. It's 4, 5, 6, and there's another list 7, 8, 9. Got it, Meenakshi? 1 to I'm just sharing my screen. It's simple. okay.
किया किसने? बस लॉजिक दिखा दो मुझे, नो इशू। ओके ठीक है। ओके गुड, ठीक है, लॉजिक सही। इसे थोड़ा सा अभी करके देखना, ठीक है, बट लॉजिक इज राइट, गुड। मुझे बस यही लॉजिक चाहिए था। सोनिया गुड। यस, एनीवन एल्स? और किसने किया? मुझे लॉजिक चाहिए, मुझे आंसर नहीं चाहिए। आंसर के लिए आप बाद में घर पे करते रहना, मुझे लॉजिक दिखा दो। क्या मैं ये देखना चाहता हूँ कि लॉजिक भी आता है या नहीं आता है आप लोगों को। शुरू की 2 लाइन डिसाइड कर देंगे कि आपको लॉजिक आता है नहीं आता है। ग्रेट गुड। अरे आपने तो डायरेक्ट में नहीं किया क्या रितेश? अच्छा ठीक है, गुड, ठीक है। इसे पहले ना रितेश रन करके देखना, जैसे इसे रन करके देखना, इस कोड को। क्या आंसर आ रहा है? 1 से लेके 9 तक एक्सेप्ट 6। है ना? इसलिए बस मुझे 2 लाइन चाहिए था शुरू का, वो इंपॉर्टेंट था। कोड अभी सही नहीं है, कोड को सही करना बाद में। सोनिया आप भी और रितेश भी, ठीक है, दोनों। बस मुझे शुरू की 2 लाइन चाहिए था बस, कि ये लॉजिक किस किस को आता है, मैं बस यही देखना चाहता था। जिसको ये लॉजिक भी नहीं आता उसे डिप्लॉयमेंट में जाने का कोई मतलब नहीं है। और सोनिया एंड रितेश, मैं वार्निंग दे रहा हूँ, इसे शेयर नहीं करोगे आप लोग, ठीक है ओके मीनाक्षी? सर। ओके गुड मीनाक्षी, ठीक है। कोड सही नहीं है बट लॉजिक सही है, ठीक है। शुरू की 2 लाइन सही है आपकी, ठीक है। सोनिया, रितेश एंड मीनाक्षी, ठीक है। ये क्या है अजीत? ये कुछ भी नहीं है जो आपने लिख के दिया मुझे। कोड सही नहीं है अभी भी किसी का, ठीक है, कोड सही नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, बट मुझे लॉजिक चाहिए था, वो आप खुद करते रहना उसे। कोड के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कुछ कोड के लिए, ठीक है। अगर कोड सही करके देते हो तो इट्स रियली गुड। अगर कोड कर लो तो वो मुझे शेयर करना व्हाट्सएप पे। ना, नहीं आशीष, दूर दूर तक नहीं जा पाओगे कोड पे। यस, बाकी शिवाली एंड विप्लव, व्हाट्स योर कॉल? जल्दी बताओ मुझे। व्हाट्सएप किया? अच्छा विप्लव ने मुझे व्हाट्सएप किया, सॉरी। ना, विप्लव बहुत दूर हो अभी आप, बहुत दूर। नहीं, बहुत दूर हो लॉजिक से भी। अब किसका आंसर बचा? अजीत ने मुझे दे दिया, आशीष ने दिया, मीनाक्षी ने दे दिया, रितेश ने दे दिया, शिवाली ने दे दिया, सॉरी शिवाली आपका, विप्लव ने दे दिया, सोनी, शिवाली आप बचो। मुझे 3 लोगों ने अभी तक लॉजिक दिया, आंसर किसी ने नहीं दिया। 3 लोगों ने लॉजिक दिया, सोनिया ने, मीनाक्षी ने एंड रितेश ने, ठीक है। लेट्स सी, डोंट वरी, मैं डिप्लॉयमेंट सबको पढ़ाऊंगा, ठीक है। बट ये मैं बस इसलिए ये प्रोसेस किया था जिससे आपको ये पता चले कि आप कहाँ पे हो, ठीक है। इट्स इम्पॉर्टेंट। और अगर आप ये कहते हो कि ये इस टाइप की मैंने कोडिंग नहीं कराई तो इट्स योर प्रॉब्लम, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। मैंने इस तरह के आपको कोड किए हैं, ठीक है। तो अगेन ये आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। और ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है। मीनाक्षी अभी भी सही नहीं है आंसर, अगर आप करोगे तो अभी भी आंसर नहीं आएगा आपका, करके देख लेना। तो लेट्स सी, ठीक है, डिप्लॉयमेंट में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। बट आप समझ सकते हो, ठीक है। अगर पाइथन का टेस्ट होगा किसी कंपनी में, ठीक है, तो कहाँ पे आप स्टैंड करते हो। मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं ना पढ़ाऊँ आपको, पर्पस इज दैट कि हाँ आपको खुद भी अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा।
तो अगेन मैंने आपको पहले भी बोला है कि डेटा साइंस इंडस्ट्री में बहुत जॉब्स ओपनिंग हैं, बहुत अच्छे पैकेजेस हैं। रियली आप बिलीव करो या ना करो, थोड़ा टफ हो जाता है ऐसा फ्रेशर, बट जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आप रेज्यूमे अच्छी तरह बनाते हो। पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, रियली पैकेजेस बहुत अच्छे हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सोच रहे हो कि अब मशीन लर्निंग खत्म होने के बाद हम लोग डिप्लॉय, अगर आप खुद इमेजिन करो कि आप एक तरफ इंटरव्यूअर से you just decide to create a big hype in front of interviewer, and let's suppose if interviewer asking a simple question, let's same case had happened, क्या आपको दिया पाइथन का and you won't able to just create your logic, then how can you imagine any company just recruit? मैं demoralize नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, no need to demoralize, no need to go maybe in depression, but that's a reality. You have to just abdicate your comfort zone, otherwise you won't able to achieve what you are dreaming. That's important. तो मैं demoralize नहीं कर रहा, no need to just demoralize, क्या बस मैं यही कहूँगा कि मेहनत करो और easy है, ठीक है, easy है, मेहनत करो, बस मैं यही कहूँगा आपसे। Okay everyone, take care, good night, and again thank you for cooperation, ठीक है, especially for this night class। चलो ओके एवरीवन, आई एम जस्ट डू प्रैक्टिस, ठीक है, कल हम लोग अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग करेंगे। चलो ओके बाय, टेक केयर।